हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रोशन। तो ए टू जेड बैच हमारा इंग्लिश का चल रहा है, आप सबको पता है, ठीक है। तो ए टू जेड बैच में आज हम लोग करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। काफ़ी बच्चे मुझे कह रहे थे बहुत समय से कि सर एक्टिव एंड पैसिव करवा दो, क्योंकि सीजीएल का एग्जाम भी 14 तारीख से होने वाला है। तो फटाफट से 2 क्लास के अंदर मैं ये खत्म कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं कोशिश करूंगा कि 14 तारीख से पहले ही मैं नरेशन भी जो है फटाफट से मैं समझा दूं, ताकि आप एक अच्छा खासा मतलब सिलेबस लेके जाओ एग्जाम में और आप अच्छा करके आओ, ठीक है। तो पहले मैं पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा इसका कि एक्टिव पैसिव क्या होता है, कैसे हम बनाते हैं इसको। और फिर क्लास के लास्ट में, ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा कि एग्जाम में आपको इसको कैसे करना है। जैसे एग्जाम में एक्टिव पैसिव के अगर 2 क्वेश्चन आते हैं तो आप 2 क्वेश्चन को कैसे करोगे, ताकि आप उनको देखो। एक्टिव पैसिव मतलब एक ऐसा टॉपिक है ना कि अगर एग्जाम में इसका क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो आप इसको, मैं सच सच बता रहा हूँ, ऐसे नहीं बता रहा हूँ, आप इसको विद इन 15 सेकेंड्स आप कर सकते हो सॉल्व, ठीक है। विद इन 15 सेकेंड्स एक क्वेश्चन को 15 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हो। 15 सेकंड भी हो सकता है ज्यादा हो, उससे भी कम में आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इसमें सारा का सारा खेल किसका होता है, ऑप्शंस को देखने का और वर्ब को देखने का। वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बाद में। बहुत ही अच्छी क्लास रहने वाली है, ठीक है, तो ध्यान से देखना। एक्टिव एंड पैसिव, ठीक है। और मैं कुछ चीजें सीख रहा हूँ धीरे धीरे, तो यहाँ पर मैंने वो चीजें लगा दी हैं, देखो आपको दिख रहा होगा, एक सेकेंड। देखो ये मैंने यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। ये धीरे धीरे मैं सीख रहा हूँ, और ये भी मैंने यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। दिख रहा होगा आपको ये, ठीक है। बहुत अच्छी लाइन लिखी है, देखो यहाँ पर 3 शब्द अच्छे बहुत लिखे हैं, ड्रीम, लर्न, अचीव। भाई देखो, सपना देखो, कोई भी सपना आप देख सकते हो, किसी भी चीज को मतलब हासिल करने का, कुछ भी बनने का, ठीक है। सपने को देखने के बाद आप क्या करोगे, उसको पूरा करने के लिए आप क्या करोगे, लर्न। आप सीखो कि मतलब उस सपने तक कैसे पहुंचा जाए, उस सपने को कैसे पूरा किया जाए। और उसके बाद फाइनली क्या कर लो, अचीव कर लो, ठीक है। तो पहले ड्रीम करो कि मुझे ये चीज लेनी है, या मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मुझे जिंदगी में ये करना है। उसके बाद वहां तक पहुंचने के लिए क्या करो, सीखो, है ना, अच्छे से पढ़ो, या फिर जो भी उसके लिए रिक्वायरमेंट है वो सीखो। और उसके बाद फाइनली क्या कर लो, अचीव कर लो, ठीक है। तो ध्यान देते हैं। अब शुरू करते हैं एक्टिव एंड पैसिव। देखो व्हाट इज एक्टिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस क्या है उसको समझते हैं। अ फॉर्म और सेट ऑफ फॉर्म्स of a verb in which the subject is typically the person or thing performing the action and which can take a direct object। देखो क्या कह रहा है, a form or set of forms of verb। देखो verb की ऐसी फॉर्म, ठीक है, इस चीज को समझो, verb की ऐसी फॉर्म in which, जिसमें the subject is typically the person, subject वो व्यक्ति होता है, subject is typically the person or thing, वो व्यक्ति या वस्तु हो सकता है, performing the action, जो सेंटेंस के अंदर एक्शन को परफॉर्म करे, ठीक है। एक्शन का मतलब क्या होता है, काम। यानी कि आप इसको सिंपल भाषा में समझ सकते हो कि एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कि जब एक सेंटेंस के अंदर आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट कौन होता है, बेसिकली कर्ता, यानी कि काम को करने वाला, ठीक। आपका जो सब्जेक्ट है, अगर डायरेक्ट आप इसको एक काम में इन्वॉल्व दिखा रहे हो, आप इसको सीधा सीधा काम करते हुए दिखा रहे हो, ठीक है, यानी कि ये आपका मेन है सेंटेंस में, आप मेन मतलब सब्जेक्ट को ही हाईलाइट कर रहे हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस बोलते हैं, ठीक है। वही लिखा हुआ है यहाँ पर, विच कैन टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी ले लेगा, मतलब वर्ब जो है वो डायरेक्ट क्या करेगा, अपने साथ में ऑब्जेक्ट भी ले लेगा, ठीक है। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है किसी भी टेंस के लिए, एक एक्टिव वॉइस का वो ये होता है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, क्योंकि ये मेन होता है सब्जेक्ट एक्टिव के अंदर, जो डायरेक्ट काम को करने वाला होता है। उसके बाद आपका वर्ब होगा, यानी कि ये वर्ब का मतलब है वही एक्शन, कौन सा एक्शन, जो परफॉर्म किया है किसने, सब्जेक्ट ने परफॉर्म किया, यानी कि सब्जेक्ट ने उस काम को किया है। और ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन को रिसीव करता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं, रमेश ने सुरेश को मारा, ठीक है, मैं क्या बोलूं, रमेश ने सुरेश को मारा, तो आप बताओ यहाँ पर एक्शन क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, तो आप कहोगे एक्शन तो हो रहा है मारने का, ठीक है। अब इस एक्शन को करने वाला कौन है, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, तो आप कहोगे रमेश कर रहा है, तो रमेश आपका हो गया डूअर, यानी कि सब्जेक्ट हो गया रमेश। और ये जो मारने का काम हुआ है, जो एक्शन हुआ है, इसको किया तो इसने है, लेकिन इसको रिसीव किसने किया, मतलब इसका प्रभाव पड़ा किसके ऊपर, तो आप कहोगे सर सुरेश के ऊपर, तो सुरेश आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। समझ गए। तो ये जनरल फॉर्मूला होता है किसी भी एक्टिव वॉइस को बनाने का, कोई सा भी टेंस हो चाहे, उसके अंदर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, एक मेन वर्ब होगा। वर्ब का मतलब यहाँ पर क्या है, बेसिकली मेन वर्ब, यानी कि जो एक्शन करेगा सब्जेक्ट, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, जैसे देखो ही हैज रिटन मैनी बुक्स, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया ही हैज रिटन मैनी बुक्स, ठीक है। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हैज आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है, आगे भी समझेंगे। तो ये एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है आपका, ठीक है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट ही को मैं कुछ काम करता हुआ दिखा रहा हूँ, ठीक है, ही को मैं काम में इन्वॉल्व दिखा रहा हूँ। ही हैज रिटन मैनी बुक्स, कि उसने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक्शन है, और उस एक्शन को करने वाला कौन है, ये ही है। तो यानी कि ही जो है वो आपका सब्जेक्ट है, जो कि डायरेक्ट काम को करता हुआ दिखाया जा रहा है। ऐसे ही श्री महाराणा प्रताप फॉट मैनी बैटल्स, श्री महाराणा प्रताप जो थे उन्होंने बहुत सारे बैटल्स यानी कि युद्ध जो थे वो लड़े, ठीक है। तो युद्ध को लड़ा किन्होंने, इन्होंने, महाराणा प्रताप जी ने, ठीक है। क्या लड़ा इन्होंने, बैटल लड़ा, ठीक है, ये है एक्शन। इस एक्शन को करने वाले कौन है, ये है,
यानी कि इस एक्शन को करने वाले डायरेक्ट यहाँ पर एक सब्जेक्ट है ना, तो ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस का मतलब वही है कि जब आपका सब्जेक्ट डायरेक्ट किसी काम में इन्वॉल्व दिखाई दे, डायरेक्ट किसी काम को करता हुआ दिखाई दे, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस। ऐसी नीरज चोपड़ा क्रिएटेड हिस्ट्री, नीरज चोपड़ा ने हिस्ट्री बना दी भैया बाय विनिंग अ गोल्ड मेडल एट द टोक्यो ओलंपिक्स 2020 इन जैवलिन थ्रो। ये आप सब जानते हो, पूरा देश इस बात का गवाह है कि नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया था टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में, जब उन्होंने जैवलिन थ्रो के अंदर क्या जीता था, गोल्ड जीता था, ठीक है। उस दिन पूरा देश जश्न मना रहा था। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बात क्या हो रही है, क्रिएट करने की, ये एक्शन है, ठीक है। इस एक्शन को करने वाले कौन है, नीरज चोपड़ा, जो कि डायरेक्ट सब्जेक्ट है। तो जब डायरेक्ट सब्जेक्ट काम को करता हुआ दिखाया जा रहा है, तो आप समझ जाना कि वो क्या है, एक्टिव वॉइस हो। तो ये भी एक एक्टिव वॉइस का एग्जांपल है कि नीरज चोपड़ा क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग अ गोल्ड मेडल एट द टोक्यो ओलंपिक्स 2020 इन जेवलिन थ्रो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो आप कमेंट में मुझे बताओ बिना गूगल किए कि उन्होंने कितना, मतलब कितने मीटर का जेवलिन थ्रो उन्होंने किया था, ठीक है, जिसपे वो जीते थे गोल्ड। आप मुझे कमेंट में बताओ अगर आपको याद है तो, ठीक है, कितने मीटर का उन्होंने जेवलिन थ्रो किया था, भाला फेंका था बेसिकली, जेवलिन थ्रो का मतलब भाला फेंक, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कितना था। हिंट दे रहा हूं मैं आपको, पहला जो है ना नंबर, वो क्या है, ये है, ठीक है। अब आप आगे कमेंट में मुझे बताओ कि कितना था। तो आप समझ गए एक्टिव क्या होता है, अ फॉर्म और सेट ऑफ फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब इन विच द सब्जेक्ट इज टिपिकली द पर्सन, की सब्जेक्ट ही वो व्यक्ति या वस्तु है जो एक्शन को कर रहा है। यानी कि सब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट काम में क्या दिखाया जाता है, इन्वॉल्व। सब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट काम को करता हुआ दिखाया जाता है उसमें, सेंटेंस में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस, ठीक है। अगला देखो, पैसिव वॉइस। व्हाट इज पैसिव वॉइस, a form or set of forms of verb in which the subject undergoes the action। इसमें क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है ना, undergoes the action। देखो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट को मैं डायरेक्ट काम करता हुआ नहीं दिखाऊंगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि काम सब्जेक्ट ही करे, लेकिन मैं डायरेक्ट ये नहीं बोलूंगा कि सब्जेक्ट कर रहा है। मैं सब्जेक्ट को क्या करूंगा, उस एक्शन के थ्रू दिखाऊंगा कि सब्जेक्ट उसके अंडरगो हुआ है, यानी कि वो काम सब्जेक्ट से ही होके गया है, लेकिन मैं डायरेक्ट ये नहीं बोलूंगा कि सब्जेक्ट ने किया। अब आप कहोगे सर कैसे, जैसे एक तो मैं सीधा बोलूं कि आई ड्रिंक वाटर, ठीक है, एक मैंने सीधा बोला आई ड्रिंक वाटर, कि मैं पानी पीता हूं। तो यहां पर एक्शन क्या है, ड्रिंक यानी कि पीना। इस एक्शन को करने वाला कौन, मैं, यानी कि डायरेक्ट काम करता हुआ दिखाया जा रहा है कि आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूं। अगर मैं इसको बोल दूं वाटर इज ड्रंक बाय मी, ठीक है, वाटर इज ड्रंक बाय मी। अब देखो यहां पर भी जो पीने का काम हुआ, यहां पर भी मैंने ही किया है इसको, लेकिन यहां पर मैंने डायरेक्ट ये नहीं बोला कि मैंने पिया। यहां पर मैंने क्या बोला, वाटर इज ड्रंक बाय मी, कि पानी को मेरे द्वारा पिया गया। यानी कि सब्जेक्ट को मैं काम करता हुआ डायरेक्ट ना दिखाकर, सब्जेक्ट को मैं क्या कर रहा हूं, सब्जेक्ट अंडर गोज द एक्शन। सब्जेक्ट उस एक्शन के अंडर गो जाता है, यानी कि काम करने वाला सब्जेक्ट ही है, लेकिन डायरेक्ट ना दिखाकर आप उसको इनडायरेक्ट दिखाते हो, आप ये कह सकते हो, ठीक। अंडर गोज द एक्शन ऑफ द वर्ब यूज्ड, जो मतलब वर्ब है उसके अंडर को मतलब आपका सब्जेक्ट जाता है, यानी कि वर्ब को सब्जेक्ट ही कर रहा है, लेकिन डायरेक्ट आप ये नहीं दिखा रहे कि सब्जेक्ट ने किया, ठीक है। या फिर कह सकते हो यूज्ड टू शो इंटरेस्ट इन द पर्सन और ऑब्जेक्ट दैट एक्सपीरियंसेस एन एक्शन। या फिर कह सकते हो कि यहां पर आपका ज्यादा इंटरेस्ट उस चीज को या उस व्यक्ति को हाईलाइट करने में है जो कि एक्शन को रिसीव कर रहा है। यानी कि कौन होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। जो एक्शन को रिसीव करता है वो कौन होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो जब आप सब्जेक्ट को मेन ना दिखाकर ऑब्जेक्ट को मेन दिखाना चाहते हो, ऑब्जेक्ट को आप ज्यादा मतलब फोकस में रखते हो, लिखा है ना देखो, यूज्ड टू शो इंटरेस्ट इन द पर्सन और ऑब्जेक्ट दैट एक्सपीरियंसेस एन एक्शन, जो एक्शन को एक्सपीरियंस करता है, यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप ज्यादा इंटरेस्ट जब ऑब्जेक्ट में दिखाते हो रादर देन द पर्सन और ऑब्जेक्ट दैट परफॉर्म्स द एक्शन, मतलब जो परफॉर्म कर रहा है उससे ज्यादा इंटरेस्ट आपको किस में है, जिस पर वो काम हुआ है, जिसने उस काम को रिसीव किया है। यानी कि सब्जेक्ट से ज्यादा जो आपको इंटरेस्ट आ रहा है वो किस में आ रहा है, ऑब्जेक्ट में आ रहा है। आप ऑब्जेक्ट को मेन बताना चाह रहे हो, तो ऐसे में फिर क्या बनता है, पैसिव बनता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब डायरेक्ट काम में इन्वॉल्व दिखाया जाए तो क्या हो जाता है, एक्टिव, और जब इनडायरेक्टली दिखाया जाता है तो क्या हो जाता है, पैसिव हो जाता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। और इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले क्या आता है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि आपको पता है ऑब्जेक्ट को यहाँ पर मेन हाईलाइट करके हम दिखाते हैं, मेन हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस, अभी आगे पढ़ेंगे। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये याद रखना, पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा ये भाई साहब आपको दिखाई देंगे, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको हमेशा दिखाई देगी। यहाँ पर ना तो फर्स्ट फॉर्म आती है ना सेकंड फॉर्म आती, ओनली क्या आती है, थर्ड फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद बाय और सब्जेक्ट, ये आपका क्या होता है, ऑप्शनल होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर जगह पैसिव में बाय और सब्जेक्ट लिखा हुआ दिखाई दे, कई जगह पर होगा कि बाय और सब्जेक्ट होगा, कई जगह पर क्या होगा कि बाय और सब्जेक्ट नहीं होगा, और कई जगह पर ऐसा होगा कि सब्जेक्ट होगा लेकिन इस बाय की जगह पर अलग प्रेपोजिशन भी हो सकता है, जैसे टू हो सकता है, ठीक है, या फिर इन हो सकता है, या फिर विद हो सकता है, अलग प्रेपोजिशन हो सकती है। मैंने क्या बताया, या तो ये दोनों होगा बाय और सब्जेक्ट, या तो दोनों ही नहीं होगा, या फिर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा
लेकिन बाय की जगह पर इनमें से कुछ आ जाएगा। अभी आगे सब समझाऊंगा कि कब कब आएगा, कब कब नहीं आएगा, कब बाय की जगह पर टू आएगा, कब इन आएगा, कब विद आएगा, ये सब आगे मैं समझाने वाला हूं। बस पेशेंस रखो, चीजों को तरीके से पढ़ते चलो, ठीक है। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गई कि एक्टिव और पैसिव की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। व्हेन डू वी यूज पैसिव वॉइस, अब सवाल ये है कि पैसिव वॉइस को यूज कब करें हम। हमने ये तो समझ लिया कि पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है। पैसिव वॉइस का मतलब होता है कि जब ऑब्जेक्ट आपका मुख्य भूमिका में होता है, सब्जेक्ट मुख्य भूमिका में नहीं होता। यानी कि हो सकता है कि काम को सब्जेक्ट ही करे, लेकिन आप डायरेक्ट ये नहीं बताते कि सब्जेक्ट कर रहा है, ठीक है। आपने बताया, जैसे मैंने लिखा ना, जैसे मैं बोलता हूं कि रामायण को तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया था, मैं इसको ऐसे भी बोल सकता था कि तुलसीदास जी ने रामायण लिखी। अगर मैं ऐसे बोलता कि तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, तो मेरा मेन फोकस किस पे, तुलसीदास जी पे, ठीक है, क्योंकि मैं सब्जेक्ट को मेन काम करता हुआ दिखा रहा हूं कि तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, यानी कि मेन फोकस किस पे, सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट कौन है, तुलसीदास है, ठीक है, क्योंकि काम किन्होंने किया, तुलसीदास जी ने किया। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि रामायण को तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया, तो यहां पर भी लिखने वाले तुलसीदास जी ही हैं, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि तुलसीदास जी ने लिखा, उनके द्वारा लिखा गया, यानी कि एक्शन को परफॉर्म उन्होंने किया। लेकिन इस सेंटेंस में मैं डायरेक्ट उनको परफॉर्म करता हुआ ना दिखाकर मेरा मेन फोकस किस पे, रामायण पे, कि रामायण को लिखा गया था तुलसीदास जी के द्वारा, तो ये पैसिव हो जाएगा आपका, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जरूरी नहीं है कि हर बार पैसिव में द्वारा लगेगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। कई बच्चे इस कंफ्यूजन में रहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हर बार पैसिव में द्वारा आएगा। हर बार पैसिव में द्वारा नहीं आता। अब समझाता हूं कि पैसिव कहां कहां पर लगाते हैं, ठीक है। देखो, कब लगाते हैं, व्हेन द वर्ब डज नॉट हैपन इटसेल्फ। कभी कभी कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें जो वर्ब होता है, वर्ब यानी कि एक्शन, जो काम है, डज नॉट हैपन इटसेल्फ, जब वो अपने आप ना हो, जब वो अपने आप ना हो। जैसे मैं बोलूं कि फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं कि पेड़, जैसे देखो नीचे लिखा हुआ एग्जाम्पल, ट्रीज आर कटिंग रैपिडली। देखो, ट्रीज आर कटिंग रैपिडली फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट, कि ट्रीज जो है ना, आर कटिंग रैपिडली फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट। अब आप इस मतलब इस सेंटेंस का मतलब आप समझ गए होंगे कि डेवलपमेंट की खातिर, फॉर द सेक ऑफ का मतलब क्या, की खातिर, डेवलपमेंट की खातिर, यानी कि विकास की खातिर ट्रीज आर कटिंग, पेड़ों को काटा जा रहा है। अब आपको यहां पर पता है पेड़ों को काटा जा रहा है, पेड़ तो नहीं काट रहे हैं किसी को, इस चीज को समझो। अगर यहां पर एक्शन क्या है, काटने का, देखो एक्शन क्या है, काटने का। अब इससे पहले अगर ट्री है तो आप ऐसे अंदाजा लगाओगे कि भाई यहां पर एक्शन क्या है, काटने का, और यहां पर क्या है, ट्री है। तो आप मुझे बताओ, ये जो ट्री है, ये इस एक्शन को, यानी कि काटने को परफॉर्म कर रहा है, या इस एक्शन को रिसीव कर रहा है। मतलब जो कटिंग यहां पर जो एक्शन है, ये उस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, या ट्री जो है उस एक्शन को रिसीव कर रहा है। तो आपको सर रिसीव कर रहा है, पेड़ काटेगा नहीं, पेड़ कटेगा। मेरी बात को समझ रहे हो, ठीक है। जैसे तुम लोग बहुत आजकल बाबू सोना करते हो, तो तुम्हारा भी एक दिन कटेगा, वो अलग बात है। लेकिन मेन मेन चीज ये है कि देखो यहाँ पर जो काम है कटिंग, आप मुझे बताओ कि ये जो ट्री है, यानी कि ये जो लिखा हुआ मैंने यहाँ पर, ये क्या करेगा, ये कटिंग यानी कि इस काम को परफॉर्म करेगा या इसको रिसीव करेगा। तो आपको सर रिसीव करेगा, यानी कि इस सेंटेंस में जो एक्शन है वो अपने आप तो हो नहीं रहा, समझ रहे हो, क्योंकि पेड़ अपने आप को तो काटेगा नहीं ना, पेड़ों को काटा जाएगा किसी न किसी के द्वारा। यानी कि ये जो है, ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, ये अगर एक्शन को रिसीव कर रहा है तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर जो कटिंग है, ये काम अपने आप तो हो नहीं रहा, इसको किसी न किसी ने तो किया होगा। तो ऐसे केस में अपन क्या करते हैं, ऐसे केस में अपन क्या लगाते हैं, पैसिव यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अंडरस्टूड भी है यहाँ पर कि पेड़ को किसने काटा होगा, लोगों ने काटा होगा। तो यहाँ पर मेरा फोकस लोगों पे है ही नहीं ना, मेरा फोकस किस पे, पेड़ों पे। काटा क्या जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है। मेरा फोकस यहाँ पर, अगर मैं सेंटेंस में आपसे बोल रहा हूँ कि तरक्की के लिए या विकास के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है, तो मेरा फोकस उन पे नहीं है जो काट रहे हैं, मेरा फोकस है क्या काट रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं। तो यानी कि ऑब्जेक्ट इसमें मुख्य भूमिका में है, और यहाँ पर जो काम हो रहा है वो अपने आप नहीं हो रहा, उसको परफॉर्म करने वाला कोई और है। तो ऐसे में अपन क्या लगाते हैं, पैसिव। जैसे ट्रीज आर कटिंग, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो सब्जेक्ट, ये अगर आप इसको, ये ट्रीज है, यहाँ पर अगर आप इज एम आर कर रहे हो, ठीक है, आर का मतलब इज एम आर हो गया, और ये क्या है, वी वन और आईएनजी है, ठीक है। तो ये तो आपको पता है किसका स्ट्रक्चर होता है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर होता है, एक्टिव का। आपने थोड़ा बहुत अगर टेंस पढ़ा हो तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर होता है, एक्टिव का। लेकिन आपको पता है ये एक्टिव नहीं है, ये तो पैसिव है, क्योंकि सेंटेंस में मैं ये नहीं बोल रहा कि पेड़ काट रहे हैं, बल्कि पेड़ कट रहे हैं। तो पढ़कर ही पता लग रहा है कि मेन फोकस कौन किस पे, पेड़ पे, यानी कि सेंटेंस पैसिव में। तो पैसिव का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता। पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, आर के बाद बीइंग लग जाता है, और वर्ब की क्या आती है, हमेशा थर्ड फॉर्म। अभी बताया था ना मैंने, पैसिव में थर्ड फॉर्म आता है, देखो ये रहा थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ट्रीज आर बीइंग कट रैपिडली फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट, तो ये बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। ये क्या था, गलत था, ठीक है। अगला, दिस हॉस्पिटल विल बिल्ड इन द नेक्स्ट 2 months। ये हॉस्पिटल अगले 2 महीनों में, देखो अगर यहाँ पर एक्शन क्या है, बिल्ड यानी कि बनाने का, निर्माण करने का। आप मुझे बताओ, हॉस्पिटल जो है
वो निर्माण कर रहा है या हॉस्पिटल का ही निर्माण हो रहा है। यानी कि ये जो एक्शन है बिल्ड करने का, तो ये हॉस्पिटल इसको परफॉर्म कर रहा है या इसको रिसीव कर रहा है? तो आपका क्वेश्चन रिसीव कर रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल किसी को बिल्ड नहीं कर रहा, बल्कि हॉस्पिटल खुद बिल्ड हो रहा है। तो मेरा फोकस यहाँ पर उस पर नहीं है जो बिल्ड कर रहा है, मेरा फोकस क्या बताने पे कि ये जो हॉस्पिटल है ना अगले 3 महीने में बन जाएगा। जाहिर सी बातें बनाने वाले कारीगर ही होंगे, तो मेरा फोकस उन पे है ही नहीं, मेरा फोकस है हॉस्पिटल पे, यानी कि जो एक्शन को रिसीव कर रहा है बेसिकली। तो रिसीव कौन कर रहा है? हॉस्पिटल रिसीव कर रहा है। तो ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पर जो बिल्ड करने का काम है वो जाहिर सी बात है अपने आप तो हुआ नहीं होगा, किसी ने किया होगा, लेकिन इसने नहीं किया होगा क्योंकि इसने तो रिसीव किया है, ठीक है। तो अगर आप इसको डायरेक्ट देखो, विल के बाद V1, विल के बाद V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपका होता है फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव। तो ये भी नहीं हो सकता, इनकरेक्ट इसलिए मैंने लिखा हुआ है क्योंकि आपको पता है ये पैसिव है। तो पैसिव में क्या होता है? विल के साथ बी लगता है और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बिल्ड का क्या होता है? बिल्ट होता है। तो दिस हॉस्पिटल विल बी बिल्ट इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हॉस्पिटल आपका ऑब्जेक्ट है, ये काम को रिसीव कर रहा है, ये ट्रीज काम को रिसीव कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़े, अभी सब बताऊंगा कि यहाँ पर मतलब बीइंग क्यों आया, यहाँ पर बीइंग क्यों आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे आया, इज एम आर कैसे आया, यहाँ पर बी क्यों आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अभी सब आगे बताऊंगा। अभी तो सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ कि पैसिव कहाँ कहाँ पर यूज हो सकता है। एक तो तब मैंने बताया जब वर्ब डज नॉट हैपन इटसेल्फ, जब वर्ब अपने आप नहीं होता, उसको कोई ना कोई परफॉर्म करने वाला होता है, ठीक है। व्हेन द वर्ब इज मोर इंपॉर्टेंट देन द सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट से ज्यादा आपका वर्ब इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। वर्ब इंपॉर्टेंट हो या फिर कह सकते हो ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। मतलब सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, उसने जो काम किया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कमल वॉज अरेस्टेड लास्ट नाइट फॉर बीइंग इंडल्ज्ड इन गैम्बलिंग। कमल वॉज अरेस्टेड लास्ट नाइट, कि कमल को कल रात अरेस्ट कर लिया गया फॉर बीइंग इंडल्ज्ड इन गैम्बलिंग। गैम्बलिंग यानी कि आपको पता है जुआ, जुए में शामिल होने के लिए, ठीक है, उसको अरेस्ट कर लिया गया। तो यहाँ पर कॉमन सेंस लगाओगे तो अरेस्ट करने वाली कौन होगी? पुलिस होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा मेन फोकस सब्जेक्ट नहीं, देखो ये आपका एक्शन है, अरेस्ट करने का काम हो रहा है, ये आपका एक्शन है। अब आप मुझे बताओ, कमल जो है ये आपके एक्शन को परफॉर्म कर रहा है या एक्शन को रिसीव कर रहा है? तो मैंने बोला कमल वॉज अरेस्टेड, यानी कि कमल को अरेस्ट किया गया, कमल ने अरेस्ट नहीं किया, कमल को अरेस्ट किया गया। तो यहाँ पर मेरा मेन फोकस किस पे है? पुलिस पे नहीं है, मेरा मेन फोकस इस पे है जिसने एक्शन को रिसीव किया, यानी कि ऑब्जेक्ट मेन है। सब्जेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट तो अंडरस्टूड है कहीं ना कहीं कि पुलिस है। मेरा मेन फोकस अगर मैं बता रहा हूं तो मेरा मेन फोकस, जैसे एक लड़का है मेरी गली में मान लो कमल, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो मेरा अगर मैं किसी को ये बात बताऊंगा तो मेरा मेन फोकस तो कमल ही रहेगा ना, कि भाई कमल को कल रात पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। हालांकि ये एक्टिव की टोन दे रहा है कि कमल को कल रात पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, ये एक्टिव है। अगर हिंदी हिंदी में आप जाओगे कि पुलिस वालों ने कमल को गिरफ्तार कर लिया, तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं पुलिस वालों को काम करता हुआ दिखा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं सीधा बोलूँ कि कल रात कमल को गिरफ्तार कर लिया गया, यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट बोला ही नहीं। क्यों नहीं बोला? क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, अंडरस्टूड भी है कि भाई सब्जेक्ट कौन है? पुलिस है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी अपन पैसिव लगाते हैं जब सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट ना हो, या फिर कह सकते हो सब्जेक्ट इज नॉट नोन या फिर नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, वही वाली बात है। द फेमस बिजनेसमैन वॉज लूटेड यस्टरडे, कि जो फेमस बिजनेसमैन है वॉज लूटेड यस्टरडे, कल उसको लूट लिया गया, कल उसको क्या कर लिया? लूट लिया गया। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं अंडरस्टूड है कि जो फेमस बिजनेसमैन है ये इस काम को परफॉर्म नहीं कर रहा है, इस काम को रिसीव कर रहा है। इसको परफॉर्म करने वाला अगर मैं आपसे पूछूं कौन है, तो आप खुद कहोगे कोई ना कोई लुटेरा डाकू कोई ना कोई होगा। तो मेरा मेन फोकस उन पे नहीं है। अगर मैं न्यूज में बता रहा हूं कि एक व्यापारी को लूट लिया गया, तो मेरा मेन फोकस उन पे नहीं है जिन्होंने लूटा, मेरा मेन फोकस किस पे है? व्यापारी पे, कि भाई व्यापारी को लूट लिया गया। तो यानी कि ऑब्जेक्ट मेरा मेन है इसके अंदर, ठीक है। तो इसलिए क्या है? पैसिव है। समझ में आ रहा है? व्हेन द सब्जेक्ट इज नॉट नोन और नॉट इंपॉर्टेंट, जब आपका सब्जेक्ट या तो सेंटेंस में पता ही ना हो कि कौन है, मतलब नहीं दे रखा हो, या फिर इंपॉर्टेंट ना हो। तो असल में ये दोनों जो एग्जाम्पल है वो इसके भी हो सकते हैं। तो इतना कोई आपको वो होना नहीं है, बिल्कुल उलझना नहीं है चीजों में, ठीक है। सिंपल सी चीज है कि जब सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन हो? ऑब्जेक्ट हो, ठीक। ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन हो? ऑब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट या तो नोन ना हो या इंपॉर्टेंट ना हो। जैसे दिस ब्रिज वॉज बिल्ट इन 5 मंथ्स, कि ये जो ब्रिज है ना, ये जो ब्रिज है इसको 5 महीने में बनाया गया था। अब देखो अंडरस्टूड है कि अगर बिल्ड करने की बात हो रही है, निर्माण करने की बात हो रही है, तो मजदूरों ने किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा फोकस उन मजदूरों पे थोड़ी है। मैं अगर ब्रिज की बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि इस ब्रिज को 5 महीने में बनाया गया था, तो मेरा मेन फोकस उन मजदूरों पे नहीं है, मेरा मेन फोकस किस पे है? बनाने पे और ब्रिज पे, कि इस ब्रिज को बनाया गया था 5 महीने में, ठीक है। यानी कि देखो सब्जेक्ट हमें पता है कौन है, लेकिन यहाँ पर क्या है? दे नहीं रखा उसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि हमें पता है, अंडरस्टूड है। तो इसको हम एक्टिव से ना बनाकर पैसिव से बनाएंगे, ठीक है। पीपल वर रीलोकेटेड फ्रॉम द फ्लड अफेक्टेड विलेजेस, कि लोगों को रीलोकेट किया गया। रीलोकेट का मतलब होता है एक स्थान से ले जाकर दूसरे स्थान पे
रख देना, ठीक है। पीपल वर रिलोकेटेड फ्रॉम द फ्लड अफेक्टेड विलेजेस, कि जो बाढ़ से प्रभावित गांव थे वहां से निकालकर लोगों को रिलोकेट कर दिया गया। पीपल वर रिलोकेटेड, लोगों को रिलोकेट किया गया, लोगों ने नहीं किया, लोगों को किया गया, यानी कि इन्होंने एक्शन को रिसीव किया है, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट मेन है। रिलोकेट करने वाले का देखो यहाँ पर पता है क्या आपको, सेंटेंस में कहीं पर जिक्र हो रखा है? नहीं हो रखा। मैं सीधा आपसे बोलूं कि लोगों को बाढ़ प्रभावित गांव से निकालकर रिलोकेट कर दिया गया, तो मेरा मेन फोकस किस पे है? लोगों पे, जिनको रिलोकेट किया गया। जिन्होंने किया वो होगा कोई ना कोई, लेकिन हमें यहाँ पर पता नहीं है, नॉट नोन लिखा है ना, देखो नॉट नोन और नॉट इंपॉर्टेंट। जिन्होंने किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर नोन नहीं है, तो आप यहाँ पर अपना जो ऑब्जेक्ट है वो मेन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैंने आपको अभी तक ये बताया कि एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है। पैसिव हम कब यूज करते हैं, ठीक है। एक तो पहला मैंने देखो क्या बताया, इधर क्या लिखा हुआ है, जब कोई काम अपने आप नहीं होता, उसको करने वाला कोई ना कोई होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारी नदियां दिन प्रतिदिन प्रदूषित हो रही हैं, क्या नदी अपने आप को प्रदूषित कर रही होगी? आप कहोगे नहीं सर, कोई ना कोई तो कर रहा होगा, यानी कि एक्शन अपने आप नहीं हो रहा है यहाँ पर। एक्शन अपने आप तो नहीं हो रहा ना कि हमारी नदियां दिन प्रतिदिन प्रदूषित हो रही है, तो नदी उस एक्शन को रिसीव कर रही है लेकिन कर नहीं रही है, और वो एक्शन अपने आप नहीं हो रहा है, कोई ना कोई तो करने वाला है, लेकिन इसके अंदर पता नहीं कि कौन कर रहा है, हालांकि अंडरस्टूड है। तो पैसिव की फॉर्म में, पैसिव से बनाओगे आप इसको, ठीक है। आप ये नहीं बोलोगे रिवर्स आर पॉल्यूटिंग, क्या बोलोगे? रिवर्स आर गेटिंग पॉल्यूटेड, ठीक है, पैसिव से बनेगा ये। दूसरा क्या बताया, जब आपका वर्ब या ऑब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सब्जेक्ट से। और तीसरा क्या बताया, सब्जेक्ट आपको पता ही ना हो, ठीक है, या दे न रखा हो, या फिर इंपॉर्टेंट ना हो, ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, तो ऐसे में भी क्या लगाते हैं अपन? पैसिव लगाते हैं। आगे बढ़े, लेट स्टार्ट, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं इंडेफिनिट टेंस से। आपको पता है जो टेंस होता है, ठीक है, टेंस को अपन 3 भाग में डिवाइड करते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, ये टेंस में कराऊंगा मैं आपको, ठीक है, और फ्यूचर टेंस। टेंस अभी एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, अभी टेंस मैंने कराया नहीं है, ठीक है। फिर प्रेजेंट को अपन 4 भाग में डिवाइड करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक। ऐसी पास्ट को भी सेम, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ऐसे फ्यूचर को भी सेम। तो सबसे पहले इन तीनों ही टेंस के जो इंडेफिनिट हम उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, कि इनका एक्टिव और पैसिव कैसे बनेगा। पहले इंडेफिनिट करेंगे, फिर कॉन्टिन्यूस करेंगे, फिर परफेक्ट करेंगे, ठीक। देखो, तो सबसे पहले इंडेफिनिट की बात करते हैं। एक तरफ मैंने लिखा है एक्टिव वॉइस और एक तरफ मैंने क्या लिखा है? पैसिव वॉइस, कि एक्टिव का पैसिव कैसे बनेगा। जैसे अगर मैं बात करूं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो इसका जो रूल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसमें देखो, मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इसके बारे में, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट बहुत अच्छा टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट, समझो इसको। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब आप अफर्मेटिव बनाते हो, यानी कि जब आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हो, तो उसका जो रूल होता है वो ये होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। ये एस या ई एस एक बॉक्स में रखो आप, और प्लस क्या आता है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट मतलब काम को करने वाला, वर्ब मतलब आपको पता है एक्शन, और एस ई एस ये एक बॉक्स में बंद है। इस बॉक्स को खोलने की कंडीशन होती है, ध्यान से समझना। ये बॉक्स आपका तभी खुलता है जब आपका सब्जेक्ट क्या हो? थर्ड पर्सन हो, और साथ में क्या हो? सिंगुलर हो, ठीक है। थर्ड पर्सन क्या होता है? थर्ड पर्सन याद करने का सबसे आसान तरीका जो मैं बताता हूं बच्चों को, वो क्या है? आई, वी और यू को छोड़कर, ठीक है, आई, वी और यू, इन तीनों को छोड़ दो। आई, वी और यू, इन तीन को छोड़ दो, इनके अलावा कोई सा भी सब्जेक्ट हो वो थर्ड पर्सन है, सबसे आसान तरीका है, ठीक है। तो अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है और साथ में सिंगुलर यानी कि अकेला है, तो आप क्या करोगे? आप इस बॉक्स को खोल दोगे। चलो मान लेते हैं आपका सब्जेक्ट जो है वो ही है, ठीक। तो आपको पता है ही जो है वो थर्ड पर्सन है। क्यों है थर्ड पर्सन? क्योंकि ना तो ये आई है, ना वी है, ना यू है। मैंने बताया ना, इन तीनों को छोड़ दो, आई, वी, यू, इन तीनों को छोड़कर सब थर्ड पर्सन है, तो मतलब ही थर्ड पर्सन है। क्या ही सिंगुलर है? तो ही का मतलब क्या होता है? वह है, यानी कि एक के लिए लगाते हैं तो हाँ ठीक है, ही आपका थर्ड पर्सन भी है, सिंगुलर भी है, यानी कि बॉक्स खुल गया, ठीक है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि भाई वर्ब में आपको एस जोड़े या ई एस जोड़े, ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जब वर्ब के एंड में, वर्ब के एंड में एस, एच, ओ, एक्स या कभी कभी जेड अगर ये आ जाए, तो आप क्या करते हो? ई एस लगाते हो। अब कई बच्चे ने इसको ऐसे याद करते हैं, एस एच ओ एक्स, उसके बाद एस एच सी एच डबल एस, ये भी याद करते हैं। क्या जरूरत है? अगर कोई वर्ब इस पे खत्म हो रहा है तो असल में तो वो एच पे ही खत्म हो रहा है ना। अगर कोई वर्ब इस पे खत्म हो रहा है तो असल में तो वो एच पे ही खत्म हो रहा है ना। अगर कोई वर्ब इस पे खत्म हो रहा है तो असल में तो वो एस पे ही खत्म हो रहा है ना। तो सीधा याद रखो एस एच ओ एक्स। तो अगर कोई वर्ब इस पे खत्म हो तो उसमें आप ई एस जोड़ोगे, अदरवाइज क्या जोड़ोगे? एस जोड़ोगे। आई होप इतना आपको समझ में आ गया। बाकी एक्सप्लेन मैं टेंस में करूंगा अच्छे से, ठीक। ये अफर्मेटिव के लिए होता है, समझ गए आप मेरी बात? एस ई एस कब जोड़ना है समझ गए आप? पहले तो बॉक्स खुलेगा तभी। अब मान लेते हैं सब्जेक्ट आपका है दे,
अब आपको पता है ये दे जो है थर्ड पर्सन है, क्योंकि ना तो ये आई है, ना वी है, ना यू है, लेकिन सिंगुलर नहीं है ये, क्योंकि दे का मतलब होता है एक से ज्यादा। तो आपको पता है कि जब ये थर्ड पर्सन और सिंगुलर होता तब इस बॉक्स को मैं खोलता, लेकिन ये दोनों में से एक है, थर्ड पर्सन है लेकिन सिंगुलर नहीं है, तो एस का बॉक्स खुलेगा ही नहीं। तो यहाँ पर जो भी वर्ब होगा वो सिर्फ एज इट इज आएगा, जैसे कि दे गो, ना कि दे गोज, कुछ नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, दे गो। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। ये अफर्मेटिव का रूल होता है। अगर देखो इसके अफर्मेटिव में क्या होता है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसीलिए मैंने लिखा है ये, इसके अफर्मेटिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ना डू है, ना डज है, कुछ नहीं है, इज एम आर कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही आप नेगेटिव इंटेरोगेटिव की तरफ जाते हो तो वहां पर क्या होता है, डू डज लग जाता है। जैसे नेगेटिव का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट। अब कई बच्चों के मन में एक सवाल आएगा कि सर इसमें एस ई एस कहाँ गया वर्ब में, एस ई एस क्यों नहीं आया। देखो चलो एक चीज पूछता हूं मैं आपसे, बताना ध्यान से। मैंने आपसे कहा कि एक वर्ब है डू, ठीक, सुनते रहना ध्यान से। मैंने कहा कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का ना अफर्मेटिव बना रहे हो। सोचो, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव बना रहे हो और यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आ गया ही, ठीक है, और यहाँ पर आपका वर्ब आ गया डू, और यहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, दिस। इस चीज को समझो, तो यहाँ पर डू है। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूँ कि मैंने इसको अफर्मेटिव से बनाया, मैंने आपको बोला ना अफर्मेटिव, तो सब्जेक्ट कौन हो गया, ही, ठीक है, वर्ब क्या हो गया, डू, और उसके बाद एस का जो बॉक्स है, सबसे पहले आप ये बताओ मुझे कि एस का बॉक्स खुलेगा नहीं खुलेगा, ध्यान से सुनते रहना। तो आप बताओ क्या खुलेगा नहीं खुलेगा, तो आपको सर खुलेगा, क्यों, क्योंकि ही जो है वो थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन क्यों है, क्योंकि ना तो ये आई है, ना वी है, ना यू है, और सिंगुलर भी है, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो, तो आपको पता है बॉक्स खुल जाता है। चलो बॉक्स खुल गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ डू में एस लगेगा या ई एस लगेगा, तो आप कहोगे सर डू के लास्ट में जो है ना ओ आ रहा है, और अभी आपने बताया था जब वर्ब के लास्ट में एस, एच, ओ, एक्स या जेड आए तो उसमें क्या जोड़ देंगे, ई एस जोड़ देंगे। तो सर ठीक है, यहाँ पर डू है ना, तो इस डू में हम क्या जोड़ देंगे, ई एस जोड़ देंगे, तो क्या बन गया, डज बन गया। तो यानी कि ये जो डज है ना, ये और कुछ नहीं है, बल्कि डू में ही जब आप ई एस जोड़ देते हो तो वो डज बन जाता है। तो डज कुछ अलग नहीं है, डू में ही जब आप ई एस जोड़ देते हो तो वो डज बन जाता है। अब आप मुझे बताओ यहां पर डू में आपने ई एस क्यों जोड़ा था, क्योंकि आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर था, सिंपल है ना, समझ गए मेरी बात। तो इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि ये डज कब आएगा, जब आपका ये सब्जेक्ट क्या होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। याद करने का कितना अच्छा तरीका है, अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, डू आएगा। और आगे आपको पता लग गया एस सी एस क्यों नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी इसमें जुड़ चुका है डू में, ठीक, समझ गया मेरी बात। जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो उसके साथ क्या आ जाएगा, डज, अदरवाइज क्या आ जाएगा, डू। और डज क्या है, और कुछ नहीं है, बल्कि डू में ही ई एस जोड़ दिया तो वो क्या बन गया, डज बन गया। और ई एस कब जुड़ता है, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। इसीलिए मैंने बताया कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो डज आएगा, अदरवाइज डू आएगा। बाकी जितना भी आप बनाते जाओगे सब में डू डज आ जाएगा, जैसे डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से होता जाएगा, ठीक है। तो मैंने लिख दिया, देखो अफर्मेटिव का रूल, सब्जेक्ट V1, यहाँ पर एस आ जाएगा, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट डू डज नॉट V1, ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सब में डू डज आता है, आपको पता है आगे। इसका जो पैसिव बनता है वो कैसे बनता है, ठीक है। पैसिव कैसे बनेगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, इज एम आर, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है। अब ध्यान रखना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसिव के अंदर जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है, वो आता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, क्योंकि पैसिव के अंदर ऑब्जेक्ट मेन होता है। मैं शुरू से आपको बताता आ रहा हूं कि पैसिव में सब्जेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो पैसिव में जो आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा वो आपका आएगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है, समझ में आया। और जैसे आप नेगेटिव बना रहे हो इसका, जैसे इसका बना रहे हो, ये नेगेटिव है ना, देखो एक्टिव का, आप नेगेटिव बना रहे हो पैसिव, तो कैसे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा सबसे पहले, ठीक है। डूडस की जगह पर क्या आ जाएगा, इज एम आर, ठीक है। उसके बाद नॉट की जगह पर क्या आ जाएगा, नॉट, पैसिव है ना ये। उसके बाद क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद वही बाय, उसके बाद वही सब्जेक्ट, ठीक है। इंटेरोगेटिव बनाओगे तो क्या हो जाता है, आपको पता है इज एम आर पहले चला जाता है, ये यहाँ पे देखोगे आप, इज एम आर पहले चला जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट बाद में आ जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो मेन आपको याद रखना कि भाई इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाते हो। ये आपके बहुत काम आएगा जब मैं आपको लास्ट में सिखाऊंगा कि जल्दी से आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक। पास्ट इंडेफिनिट की अगर मैं बात करूं तो उसका आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट का भी सेम होता है कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, सिंपल रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, एक और रूल होता है इसका, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आता है, लेकिन ये हमेशा यूज नहीं करते। ये रूल आप तब लगाते हो जब आप किसी चीज को एम्फिसाइज करते हो, जोर देकर बोलते हो। जैसे आप सिंपल बोल सकते हो किसी भी चीज को कि जैसे आई कॉन्ट्रीब्यूटेड,
आई कॉन्ट्रीब्यूटेड इन दिस, कि मैंने इसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया। मैंने किसी को बोला कि आई कॉन्ट्रीब्यूटेड इन दिस, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, आई कॉन्ट्रीब्यूटेड इन दिस। लेकिन सामने वाला कह रहा नहीं तूने नहीं किया, मैं बोलूंगा आई कॉन्ट्रीब्यूटेड इन दिस, मैंने इसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया। फिर नहीं मान रहा तो मैं क्या बोलूंगा, ब्रदर आई डिड कंट्रीब्यूट, बिलीव मी आई डिड कंट्रीब्यूट। तो वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह मैं डिड और फर्स्ट फॉर्म यू लगा दूंगा, क्योंकि डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते, तो मैं क्या बोलूंगा, आई डिड कंट्रीब्यूट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखो। हाँ, तो ये हो गया इसका अफर्मेटिव का। बाकी सेम नेगेटिव इंटेरोगेटिव जितना भी होगा सब में हेल्पिंग ऑफ डिड लगता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब की, सॉरी नॉट आ जाएगा थर्ड प्लेस पे, नेगेटिव है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डिड के बाद हमेशा क्या लगाते हैं, V1। ठीक है, अफर्मेटिव में V2, बाकी सब में V1 लगता है। और इसका जो पैसिव बनेगा, देखो लिखा है, देखो एक्टिव, देखो पहले सब्जेक्ट डिड नॉट V1 ऑब्जेक्ट। पैसिव कैसे बनेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा वॉज वर्ब। देखो सेम ही है बिल्कुल, बस इज एम आर की जगह पर वॉज वर्ब कर दिया है। ठीक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो सेम है, उसके बाद बाय देखो सेम है, उसके बाद सब्जेक्ट देखो सेम है। तो बस एक चेंज किया है, इज एम आर की जगह पर क्या आ गया, वॉज वर्ब। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में बस यही फर्क है पैसिव में। ठीक, अब फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करते हैं, तो इसका जो अफर्मेटिव होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट विल शैल V1 ऑब्जेक्ट। नेगेटिव कैसे बनाओगे, सब्जेक्ट विल शैल, थर्ड प्लेस पे क्या आ जाता है, नॉट आ जाता है, उसके बाद V1, उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, पैसिव कैसे बनेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद विल शैल, उसके बाद बी लग जाएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट, ये ध्यान रखना। ठीक, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, विल शैल। ये जो विल शैल है हेल्पिंग वर्ब है, मैंने क्या बताया, पैसिव के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो आएगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये जो वॉज वर्ब है ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ये भी आएगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। अभी मैं आपको समझा दूंगा कि वॉज कब आता है, वर्ब कब आता है, इज कब आता है, एम कब आता है, आर कब आता है। बी कंपलसरी है इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट में, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, तो इसको आप ध्यान से देख लो, क्योंकि अब मैं आगे एग्जांपल्स कराने वाला हूं। ठीक है, पहले आप समझ लो इज एम आर कब कब आता है। देखो, इज आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या, अगर आप एक्टिव बना रहे हो तो सब्जेक्ट, अगर आप पैसिव बना रहे हो तो ऑब्जेक्ट। तो आप पैसिव बना रहे हो यहाँ पर, तो ये जो इज एम आर है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो आप कह सकते हो कि जब आपका ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर मैंने भी आपको समझाया, थर्ड पर्सन क्या होता है, आई वी यू को छोड़कर सब थर्ड पर्सन है। ठीक है, और सिंगुलर आपको पता है एक। तो अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन, ऑब्जेक्ट अगर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इज आ जाएगा। एम आता है सिर्फ और सिर्फ आई के साथ, और आर आता है बाकी बचे हुए सबके साथ, यानी कि सेकंड पर्सन, जैसे कि यू, और बाकी जितने भी प्लूरल ऑब्जेक्ट है, वी, दे, इन सब के साथ आ जाएगा। ठीक है, वॉज वर्ब की बात करें तो वॉज वर्ब के लिए आपको कोई थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन नहीं देखना, वॉज आता है सिंगुलर के साथ और वर आता है प्लूरल के साथ, बस खत्म। कोई आपको थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन नहीं देखना। विल शैल की बात करें तो शैल आता है आई और वी के साथ। असल में ये बहुत बहुत मतलब ये बड़ा टॉपिक है विल और शैल अपने आप में। ठीक है, तो इसको मैंने क्या बोला, टेंस जब मैं कराऊंगा तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि विल शैल को हम कैसे कैसे यूज करते हैं, आपको बहुत मजा आएगा पढ़कर वो, कि हाँ ये भी था, हमें तो पता ही नहीं था। ठीक है, तो शैल को आपने पढ़ा होगा कि आई और वी के साथ लगाते हैं, और विल को बाकी सबके साथ लगाते हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन जो है आई और वी है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगाते हैं, और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं, जैसे कि यू, ठीक है, ही, शी, इट, दे, इन सब के साथ क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। ये आपको पता होगा कि फर्स्ट पर्सन के साथ शेल और सेकंड पर्सन के साथ और थर्ड पर्सन के साथ क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। तो इतना आपको समझ में आया। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की। अब कुछ एग्जाम्पल से देखो, एक्टिव और पैसिव, ध्यान से देखो। जैसे ही टीचेज अस मैथ्स, एग्जाम में आया, ही टीचेज अस मैथ्स। तो सबसे पहले तो आपको, चलो यहां पर तो मैंने लिख दिया कि एक्टिव है, अगर मैं आपसे पूछ लेता ये सेंटेंस देकर कि बताओ ये एक्टिव है या पैसिव है, तो आप इसको इजीली बता पाते। कैसे, क्योंकि यहाँ पर वर्ब में, टीच में ईएस लगा रखा है, और आप अच्छे से जानते हो कि वर्ब में एस या ईएस जो होता है वो आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव में, अभी बताया था ना मैंने, अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है, तो आप समझ जाते हैं कि हाँ ये तो एक्टिव है। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया, देखो कैसे पता करते हैं एक्टिव पैसिव, आपको पता लग गया, और आपको ये भी पता लग गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। तो अगर आपको पैसिव का रूल पता है, पैसिव का रूल क्या होता है, सबसे पहले क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट। अभी देखो पीछे बताया मैंने, ये रहा ना, ऑब्जेक्ट, इज एम आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट। ठीक है तो देखो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, देखो ही क्या है, सब्जेक्ट है, टीच क्या है, वर्ब है, और अस, क्योंकि किसको पढ़ाते हैं, हमें। ठीक है, तो हम क्या है, ऑब्जेक्ट हैं, और ये क्या है, बचा कुचा, रिमेनिंग कह सकते हो। ठीक है, ये भी एक ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन जो मेन आपका ऑब्जेक्ट है वो ये है।
ठीक है। कब सेंटेंस में ऐसा होता है, कई बार दो ऑब्जेक्ट भी आते हैं जिनमें से एक व्यक्ति होता है और एक वस्तु होता है, अभी आपको उसके बारे में भी समझाऊंगा मैं, ध्यान से देखना। तो ही टीचेज अस मैथ्स, तो आपका जो मेन अभी रूल आपने क्या पढ़ा, देखो सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। अच्छा, तो ऑब्जेक्ट क्या है, अस, ठीक। तो यानी कि ऑब्जेक्ट को आपको सबसे पहले लेके आना। और एक चीज और ध्यान रखना, प्रोनाउन टेबल अगर आपने पढ़ी हो तो ही सब्जेक्टिव केस होता है जिसको हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, हिम होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। जैसे ही, हिम, शी, हर, आई, मी, वी, अस होता है ना। जैसे मैंने क्या बोला, वी का वी का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा, देखो वी तो सब्जेक्टिव केस होता है, यानी कि इसको हम सब्जेक्ट की जगह यूज करते हैं, इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, अस होता है। अब आप एक चीज बताओ, यहाँ पर अस आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन आप इसको लास्ट से उठा के सेंटेंस के शुरू में लेके आ रहे हो। तो अगर आप लास्ट से उठा के सेंटेंस के शुरू में लेके आ रहे हो तो अस का क्या बन जाएगा, वी बन जाएगा। तो शुरू में ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन अस नहीं लिखना आपको, क्या लिखना, वी लिखना है आपको, ठीक है, वी। समझ में आया। अब यहाँ पर देखो इज एम आर, ऑब्जेक्ट के बाद क्या है, देखो ये रहा, ऑब्जेक्ट के बाद क्या है, इज एम आर है ना, इज एम आर आता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट अगर आपका वी है तो आपको पता है वी तो प्लूरल है, तो अभी मैंने बताया प्लूरल के साथ क्या आता है, आर आता है, बताया था अभी मैंने आपको। तो क्या आ जाएगा, वी आर, ठीक है। उसके बाद देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आपको पता है वर्ब क्या है, टीच, तो टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, वी आर टॉट, वी आर टॉट। अब करना क्या होता है, जो दूसरा ऑब्जेक्ट आपका बच जाता है, ठीक है, वो जो भी चीज होती है, अगर कोई वस्तु होती है तो उसको आप यहां पर लिख सकते हो, मैथ्स, वी आर टॉट मैथ्स। उसके बाद क्या आता है, बाय सब्जेक्ट, ठीक है, तो क्या लिखोगे सबसे पहले, बाय, और सब्जेक्ट कौन है, ही। अब वही वाली बात देखो, ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्टिव केस है, लेकिन आप इसको उठाकर लास्ट में लेके जा रहे हो ना सेंटेंस के लास्ट में, तो ही के लास्ट में क्या है, हिम है, तो बाय के साथ क्या आ जाएगा, हिम, बाय ही नहीं, बाय हिम। तो वी आर टॉट मैथ्स बाय हिम, तो देखो वही लिखा है मैंने, वी आर टॉट मैथ्स बाय हिम, सिंपल, समझ में आ गया। लास्ट में बहुत खतरनाक चीज मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे आप विद इन सेकेंड्स आप एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। ऐसे देखो, दे नो मी, दे नो मी, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, नो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो जाहिर सी बात है, सेंटेंस में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे जाए तो फटाफट से आपके माइंड में क्लिक होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि एक ही ऐसा टेंस है, ठीक है, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, और वो कौन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, अभी बताया था मैंने, देखो ये रहा ना अफर्मेटिव, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब आप कहोगे सर लेकिन इसमें तो एस सी एस भी है ना, लेकिन एस सी एस हमेशा हमेशा तो नहीं आता, वो तब आता है जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन है लेकिन सिंगुलर नहीं है, इसलिए एस सी एस कुछ नहीं आया, सिंपल क्या आया, वी वन आया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है ये। तो सेम तरीके से बनेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, लेकिन मी को आप शुरू में लेके आ रहे हो तो मी का क्या बन जाएगा, आई, होता है ना, आई माई मी, तो मी को आप इधर लेके आओगे तो आई बन जाएगा, तो आई। उसके बाद इज एम आर में से एक आएगा तो आई के साथ एम, तो आई एम, वो आपकी थर्ड फॉर्म होता है, रूल के हिसाब से चल रहा हूं मैं, देखो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ गया आई, उसके बाद एम, उसके बाद वो आपकी थर्ड फॉर्म, तो क्या है, नो की थर्ड फॉर्म नोन, आई एम नोन, आई एम नोन। उसके बाद कायदे के साथ जाओगे तो क्या लगाते हैं, बाय और सब्जेक्ट, लेकिन ध्यान रखना नो एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ हम कभी भी बाय नहीं लगाते, टू लगाते हैं हमेशा। अभी याद है कुछ मैंने आपको बताया था कि कई बार क्या होता है, यहाँ पर देखो मैंने बताया था कि ऑप्शनल है, यानी कि कई बार ये दोनों दिखेगा, कई बार दोनों नहीं दिखेगा, कई बार ऐसा होगा कि सब्जेक्ट तो होगा लेकिन बाय की जगह पर टू, इन या विद होगा। तो याद रखना कि नो के साथ बाय नहीं आता, नो के साथ क्या आता है, टू। तो आई एम नोन टू, अब उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट कौन है, दे, लेकिन आप इसको लास्ट में उठा के लेके जा रहे हो तो क्या बन जाएगा, देम, क्योंकि दे, देयर, देम, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम। समझ में आया कि नहीं आया, हेलो, हेलो, हाँ सर, हेलो, आप आइएगा फिर पढ़ाने के लिए। देवास तो नहीं आ पाऊंगा मैं ठीक मैं ठीक आऊंगा है, तो आप बताऊंगा आपको, अपना, ठीक है, ठीक ठीक। ठीक ठीक। समझ में आया आपको, आगे देखो, शी डज नॉट रीड बुक्स, शी डज नॉट रीड बुक्स, देखो डू डज आ गया, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंपल पहचान करने का तरीका, डू डज का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। शी डज नॉट रीड बुक्स नेगेटिव सेंटेंस है, वही सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, देखो ये है बुक्स, तो सबसे पहले क्या आ गया, बुक्स। उसके बाद इज एम आर अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, तो बुक्स प्लूरल है तो आर, तो बुक्स आर, थर्ड प्लेस पे नॉट, बुक्स आर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम होता है, ठीक है, बुक्स आर नॉट रेड, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट शी है लेकिन लास्ट में लेके जाओगे तो हर, क्योंकि क्या होता है, शी, हर, ठीक है। ही रेड योर लेटर। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ मुझे ये कौन सा टेंस है, बताओ ये कौन सा टेंस है, जल्दी से आप मुझे बताओ फटाफट से। ही रीड योर लेटर, क्या है ये, कौन सा टेंस है, रीड है या रेड है, क्या है बताओ जल्दी मुझे। आप कहोगे
कि सर देखो सब्जेक्ट है ही, उसके बाद सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है ना, उसके बाद सर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, योर लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है, योर लेटर। तो सर अभी आपने बताया कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट अगर हो तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो आप अच्छे से जानते हो जो सब्जेक्ट है ही, ये थर्ड पर्सन भी है, सिंगुलर भी है, ठीक है। अगर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब में भैया एस एस भी तो आता, बताया था अभी। तो यहाँ पर रीड्स होता, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो ये रीड्स होता, ही रीड्स योर लेटर, ये होता। लेकिन यहाँ पर एस नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रीड है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव होता है उसका रूल क्या होता है, देखो सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर फर्स्ट फॉर्म होता तो इसमें एस एस भी आता, ठीक है। तो ही रेड योर लेटर, तो आपका क्या है, ये सेकंड फॉर्म है, यानी कि आपका क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर वॉज वर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय सब्जेक्ट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, योर लेटर, तो देखो योर लेटर। उसके बाद क्या आता है, वॉज वर, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, एक ही लेटर है क्योंकि लेटर है सिंगुलर है तो वॉज बताया था अभी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सेम ही होता है, ठीक है, रेड। उसके बाद बाय और सब्जेक्ट आता है तो ही है ना, लेकिन लास्ट में लेके जा रहे हो तो ही हिज हिम, तो ही का क्या बन जाएगा, हिम। तो योर लेटर वॉज रेड बाय हिम। कपिल डिड नॉट डू दैट, ये डिड आ गया तो आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट है, तो सेम बनेगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, क्योंकि नेगेटिव है ये, तो ऑब्जेक्ट क्या है, देखो कपिल डिड नॉट डू, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, तो दैट सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, वॉज, क्योंकि दैट सिंगुलर होता है तो दैट वॉज, नेगेटिव है तो थर्ड प्लेस पे नॉट। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, डिड का क्या बन गया, डन, सॉरी डू का क्या बन गया, डन। उसके बाद बाय और उसके बाद कपिल, जब कोई नाउन होता है तो नाउन को तो एज इट इज आप लिख दोगे कपिल, सिंपल। वी विल नॉट ईट दिस, विल शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल। विल शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब है सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट, मैंने प्रेजेंट बोल दिया, फ्यूचर इंडेफिनिट। विल शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब है फ्यूचर इंडेफिनिट। तो उसका रूल क्या होता है, देखो ये रहा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, विल शेल, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, देखो वी विल नॉट ईट दिस, ये वर्ब है तो यानी कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा तो दिस का दिस आ गया ना। उसके बाद विल शेल था तो दिस के साथ क्या आएगा, विल, क्योंकि दिस क्या है, थर्ड पर्सन के साथ क्या आता है, विल आता है, तो दिस विल। अब नेगेटिव है तो थर्ड प्लेस पे नॉट। उसके बाद क्या आता है, देखो ये रहा, विल शेल के बाद क्या आता है, बी आता है। अब नेगेटिव था इसलिए मैंने थर्ड प्लेस पे नॉट लगा दिया था, तो उसके बाद बी आ जाएगा, तो देखो दिस विल नॉट बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ईटन। उसके बाद बाय, उसके बाद देखो सब्जेक्ट वी है, लेकिन लास्ट में लेके जाओगे तो क्या होता है, वी आवर अस, तो क्या बन जाएगा, बाय अस, तो दिस विल नॉट बी ईटन बाय अस। दे विल लाफ एट माई आइडिया, दे विल लाफ एट माई आइडिया, देखो विल शेल के साथ V1, सिंपल वही, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, देखो दे विल लाफ एट, ये एट किसके साथ आ रहा है, लाफ के साथ आ रहा है। किसी भी चीज पर या किसी भी इंसान पर हंसते हैं तो लाफ के साथ एट लगाते हैं, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है माई आइडिया, तो ये एज इट इज आ जाएगा माई आइडिया, ठीक है। उसके बाद विल शेल आता है तो देखो माई आइडिया थर्ड पर्सन है, क्योंकि ना तो आई है, ना वी है, ना यू है, ठीक है। तो थर्ड पर्सन क्या आता है, विल आता है, तो विल, तो माई आइडिया विल। उसके बाद क्या आता है, बी, विल बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लाफ्ड, माई आइडिया विल बी लाफ्ड, ठीक है। और एक्टिव के अंदर अगर आपको लगे कि भाई वर्ब के साथ में कोई प्रेपोजिशन है तो ध्यान रखना पैसिव के अंदर भी उसको रिपीट करना है आपको। कई बच्चे पैसिव के अंदर क्या करते हैं, प्रेपोजिशन नहीं लिखते क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि प्रेपोजिशन दो दो एक साथ आ गए, तो उससे आपको क्या फर्क पड़ रहा है, आपको एक्टिव के अंदर अगर दे रखा है तो पैसिव के अंदर भी आएगा, लाफ्ड एट, तो माई आइडिया विल बी लाफ्ड एट। उसके बाद क्या आता है, बाय। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आता है, दे, लेकिन जब आप इसको लास्ट में लेके जाओगे तो क्या बनता है, दे, देयर, देम, तो क्या बन जाएगा, देम, तो माई आइडिया विल बी लाफ्ड एट बाय देम, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। शी ऑब्जेक्टेड टू माई प्रपोजल, ऑब्जेक्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कैसे पता, आप कहोगे सर ऑब्जेक्टेड तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होता है, कैसे पता कि ये सेकंड फॉर्म ही है, क्योंकि ना तो इससे पहले हैज है, ना हैव है, ना हैड है, ना विल हैव है, ना शैल हैव है, कुछ नहीं है, यानी कि क्या है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि थर्ड फॉर्म से पहले इनमें से कुछ होता है, या तो हैज होता है, हैव होता है, हैड होता है, विल हैव होता है, शैल हैव होता है, अकेला थर्ड फॉर्म कभी नहीं आता सब्जेक्ट की बात। तो इसका मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, बताया था ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, तो शी ऑब्जेक्टेड टू माई प्रपोजल, तो माई प्रपोजल ऑब्जेक्ट है। उसके बाद क्या आता है, ये क्या लिख दिया मैंने, माई प्रपोजल, माई नहीं आएगा, वॉज आएगा, वॉज वर आता है ना, तो सिंगुलर है तो माई प्रपोजल वॉज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्टेड, सेकंड और थर्ड दोनों ऑब्जेक्टेड ही होता है, तो यहाँ पर भी देखो सेम चीज, एक्टिव में क्या दे रखा है, वर्ब के साथ एक प्रपोजिशन है,
तो पैसिव में भी रिपीट होगा, तो ऑब्जेक्टेड टू, ठीक है। उसके बाद बाय, और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, शी है, लास्ट में जाओगे तो क्या बन जाएगा, हर। तो माई प्रपोजल वॉज ऑब्जेक्टेड टू बाय हर। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे किसके एग्जाम्पल थे, इंडेफिनेट के, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट, ठीक है। अ फ्यू इंपॉर्टेंट वर्ब्स विद फिक्स्ड प्रीपोजिशंस, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये ऐसे वर्ब्स हैं जो कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन वाले हैं, ठीक है। जैसे नो अगर आता है, जैसे नो, नो का मतलब क्या होता है, जानना। पैसिव में आएगा तो क्या आएगा, नोन आएगा। बेसिकली सारी वर्ब की थर्ड फॉर्म्स हैं, ठीक है। इनके साथ कुछ प्रीपोजिशन है जो फिक्स्ड होती हैं, मतलब इनके साथ क्या करना है, बेसिकली आप समझो कि जब आप इनको यूज करके पैसिव बनाते हो, तो अभी बताया था ना मैंने, पैसिव में जो बाय और सब्जेक्ट होता है वो ऑप्शनल होता है, यानी कि बाय को आप हटाकर क्या करोगे, जैसे मान लो वर्ब है, इससे पहले जो वर्ब होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म मान लो नोन है, अभी मैंने एग्जांपल दिया था, तो वहां पर बाय ना लिखकर आप यहां से देखोगे कि नोन के साथ क्या आता है हमेशा, टू, तो बाय की जगह पर क्या आ जाएगा, नोन टू। उसके बाद जो भी सब्जेक्ट है वो यहाँ पर नोन टू हिम, नोन टू हर, नोन टू मी, ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे यहाँ पर अगर मान लो नोन की जगह एस्टोनिस्ट है, तो आपको ध्यान रखना कि वहां पर भी बाय नहीं आएगा, क्योंकि एस्टोनिस्ट के साथ में फिक्स्ड है एट, तो वहां पर बाय की जगह पर क्या आएगा, एट आएगा। ये ध्यान रख लोगे, याद रख लोगे। ये फिक्स्ड प्रीपोजिशंस हैं जो कि आपको याद रखना है कि अगर ये वर्ब आपको दिखाई दे तो उनके साथ ये प्रीपोजिशन आएगा, बाय नहीं आएगा, ठीक। जैसे नोन के साथ क्या आएगा, टू। एस्टोनिश का मतलब क्या होता है, चौंक जाना, एस्टोनिश, तो एस्टोनिश के साथ क्या आएगा, एट आएगा। अनोइड, अनोइड का मतलब क्या होता है, परेशान होना, ठीक है। तो अनोइड के साथ विद भी आता है, एट भी आता है। देखो जैसे अनोइड मैं समझा देता हूं, अनोइड विद होता है जब यहां पर क्या हो, कोई व्यक्ति हो, जैसे अनोइड विद समबडी। अगर एक व्यक्ति से परेशान हो आप, तो आप बोलोगे आई एम अनोइड विद यू, ठीक है। लेकिन अगर आप एक किसी चीज से, किसी के एक्शन से, किसी काम से, किसी वस्तु से परेशान हो, तो अनोइड विद समथिंग। अगर कोई चीज हो, सॉरी विद लिख दिया मैंने, अनोइड एट समथिंग, समझ में आ गया। अगर व्यक्ति की बात हो रही है तो विद, और अगर वस्तु की या किसी चीज की एक्शन की बात हो रही है तो एट, सही है। जैसे आई एम अनोइड एट योर प्रपोजल, कि तुम्हारे प्रपोजल से मैं परेशान हूं, तो एट आया क्योंकि मैं बात प्रपोजल की कर रहा हूँ। एंड आई एम अनोइड विद यू, मैं तुमसे परेशान हूं क्योंकि यहाँ पर मैं तुम्हारी व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, यानी कि, ठीक। आगे बढ़े, आप चीजों को नोट करते हुए चल रहे हो ना, ठीक है। वैसे इसकी जो पीडीएफ है, ठीक है, वो क्लास खत्म होते ही, अभी क्लास खत्म होते ही कर दूंगा मैं, ठीक है। क्लास खत्म होते ही जो मेरा टेलीग्राम है, टेलीग्राम है इंग्लिश बाय रोशन, इंग्लिश बाय रोशन। आप नीचे इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो वहां पर आपको डिस्क्रिप्शन में भी, और चलो कमेंट में भी दे दूंगा मैं, डिस्क्रिप्शन और कमेंट, डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों में टेलीग्राम का मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। आप टेलीग्राम पे जाना, ज्वाइन करना, और वहां पे पीडीएफ आपको मिल जाएगी आज की क्लास की, तो आप डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया। तो लिख देता हूं मैं, अनोइड विद समबडी होता है, ठीक है। ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा लिखा हुआ, मैं इसको हटाऊंगा नहीं। और अनोइड एट समथिंग होता है, ठीक। उसके बाद है क्रैम्ड विद। क्रैम्ड विद का मतलब क्या होता है, जब किसी चीज को ठूस ठूस के भर देते हो किसी चीज में, जैसे एक छोटा सा डब्बा, उसमें आप ठूस ठूस के कोई कपड़ा भर रहे हो या ठूस ठूस के पेपर भर रहे हो, उसको बोलते हैं क्रैम, यानी कि ठूस कर भरना। तो क्रैम्ड विद होता है, क्रैम्ड बाय नहीं होता। जैसे दिस बॉक्स इज क्रैम्ड विद पेपर्स या क्रैम्ड बाय पेपर्स, तो सही आंसर क्या है, क्रैम्ड विद पेपर्स, ठीक है। ऐसे फिल्ड विद मतलब किसी चीज से भरा होना, फिल्ड विद, तो आप क्या बोलोगे कि दिस बॉक्स इज फिल्ड विद दिस, फिल्ड विद समथिंग, या दिस बॉक्स इज फिल्ड बाय समथिंग, तो आप बोलोगे फिल्ड विद समथिंग, ठीक। उसके बाद एंगल्फ इन। देखो एंगल्फ का मतलब क्या होता है, किसी चीज को पूरी तरीके से घेर लेना, या फिर कह सकते हो ना एक तरीके से निगल लेना। जैसे भगवान न करे अगर कहीं पर फायर इंसिडेंट होता है बहुत भयानक, तो क्या होता है, फायर जो है पूरी बिल्डिंग को घेर लेता है, एक तरीके से ऐसा लगता है पूरी बिल्डिंग को उसने निगल लिया, मतलब उसने बिल्डिंग को एंगल्फ कर लिया। तो एंगल्फ का मतलब निगल लेना या घेर लेना, ठीक है। तो एंगल्फ इन होता है, जैसे द बिल्डिंग इज एंगल्फ्ड इन फायर या एंगल्फ्ड बाय फायर, तो आपका आंसर क्या होगा, एंगल्फ्ड इन फायर, ठीक। उसके बाद होता है सरप्राइज्ड एट। सरप्राइज आपको पता ही है, स्टार्टल्ड मतलब चौंक जाना, ठीक है। सरप्राइज का मतलब भी एक तरीके से वही होता है, चौंकना। तो सरप्राइज के साथ भी एट, स्टार्टल्ड के साथ भी एट, और अमेज का मतलब भी सेम होता है, चौंकना। तो तीनों जो चौंकने वाले हैं एक तरीके से, तीनों के साथ क्या आ रहा है, एट आ रहा है, तो याद करना आसान हो गया, ठीक है। कंटेन, कंटेन का मतलब होता है किसी चीज में शामिल होना, जैसे कंटेन, जैसे कंटेनर्स होते हैं, बेसिकली कंटेनर क्या होता है, जो किसी चीज को कंटेन करता है ना, मतलब अपने अंदर रखता है, उसकी क्षमता होती है उतनी रखने की। तो कंटेन का मतलब शामिल करना या रखना, ठीक है।
तो जैसे मैं बोलूं कि दिस बॉक्स कंटेन्स 100 पैकेट्स, दिस बॉक्स कंटेन्स 100 पैकेट्स। तो जब इसका पैसिव बनाओगे तो क्या बोलोगे, 100 पैकेट्स आर कंटेन्ड बाय दिस बॉक्स, या 100 पैकेट्स आर कंटेन्ड इन दिस बॉक्स। तो आप कहोगे सर कंटेन्ड इन दिस बॉक्स, क्योंकि कंटेन के साथ क्या आता है, इन आता है, कंटेन्ड इन। ठीक। डेकोरेटेड विद आपको पता ही है, सजा होना, डेकोरेट का मतलब सजा होना। जैसे दिस बिल्डिंग इज डेकोरेटेड विद फ्लावर्स, ना कि बाय फ्लावर्स। ठीक है। थ्रोंग्ड विद, थ्रोंग का मतलब यही होता है, मतलब भीड़ भड़क्का, या फिर बहुत ज्यादा, मतलब किसी चीज में एक ही जगह पर बहुत सारी चीजों को रख देना। थ्रोंग मतलब भर देना। ठीक है। तो थ्रोंग्ड विद होता है। वेक्स्ड एट, वेक्स्ड का मतलब चिंतित, परेशान, है ना, तो वेक्स्ड एट समथिंग। एम्बॉडीड इन, एम्बॉडीड इन का मतलब वही होता है, शामिल होना, से मिलकर बना होना। ऑर्नामेंटेड विद वही है, डेकोरेटेड विद, ऑर्नामेंटेड विद सेम है, सजा होना। टायर्ड ऑफ होता है। ठीक है। टायर्ड बाय नहीं होता, टायर्ड ऑफ होता है, मतलब बोलते ना कि आई एम टायर्ड ऑफ दिस, कि मैं इस चीज से थक चुका हूँ, परेशान हो चुका हूँ, तो आई एम टायर्ड ऑफ दिस। ठीक। आई एम टायर्ड बाय दिस नहीं, आई एम टायर्ड ऑफ दिस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन फिक्स्ड है, तो ये आपको ध्यान में रखना है और आपको इनको याद करना है। ठीक है। इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। समझ में आया? जैसे कुछ एग्जाम्पल देता हूं मैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं, अभी बोला था मैंने, जैसे दिस, अगर एग्जाम में ऐसा आ जाए, मैं एक्टिव देता हूं आपको, जैसे मैंने बोला दिस बॉक्स कंटेन्स 100 पैकेट्स, ये एक्टिव है, क्योंकि देखो ना, दिस बॉक्स यानी कि सब्जेक्ट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऐसे ही ऐसे साथ में, तो एक्टिव है ये। ठीक है। इसका पैसिव बनाना है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। अभी आपने रूल देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो क्या आ जाएगा, 100 पैकेट्स, 100। उसके बाद इज एम आर आता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या आ जाएगा, आर। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कंटेन की थर्ड फॉर्म कंटेन्ड। उसके बाद क्या आता है, बाय और सब्जेक्ट। लेकिन आप अच्छे से जानते हो कि कंटेन अगर है तो बाय नहीं आएगा, कंटेन के साथ क्या आता है, इन आता है, तो कंटेन्ड बाय नहीं, कंटेन्ड इन। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, दिस बॉक्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेम, दिस बॉक्स। इस तरीके से। ठीक है। समझ में आ गया? एक और एग्जांपल जैसे मैं दूं, जैसे मैं बोलूं द फायर engulfed द बिल्डिंग। फायर ने बिल्डिंग को एंगल्फ कर लिया, मतलब पूरा घेर लिया, निगल लिया एक तरीके से। तो आपको पता है, देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब आप कहोगे सर एंगल्फ थर्ड फॉर्म भी तो हो सकता है, लेकिन वही बात, यहाँ पर ना तो हैज है, ना हैव है, ना हैड है, कुछ नहीं है, तो मतलब ये सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है। तो भी आपने रूल पढ़ा था, सबसे पहले क्या था, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, द बिल्डिंग। ठीक है, द बिल्डिंग। उसके बाद क्या था, वॉज वर, पीछे जाके देख सकते हो आप, वॉज वर आता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। बिल्डिंग एक ही है तो क्या आ जाएगा, वॉज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एंगल्फ्ड। उसके बाद क्या था, बाय और सब्जेक्ट। लेकिन आपको पता है एंगल्फ है, तो आपके ध्यान में आना चाहिए कि सर ने बताया था एंगल्फ के साथ क्या आता है, ये रहा देखो, इन आता है, ना कि बाय। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंगल्फ्ड इन। उसके बाद आपका सब्जेक्ट कौन है, द फायर, तो क्या आ जाएगा, द फायर। ठीक है। इन चीजों को ध्यान रखना भाई। रिमेंबर, याद रखना, क्या याद रखना, इफ द वर्ब कैरीज अ प्रीपोजिशन इन एक्टिव वॉइस, अगर एक्टिव वॉइस के अंदर जो आपका वर्ब है वो एक प्रीपोजिशन को कैरी करता है, तो इट विल ऑल्सो बी यूज्ड इन पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में भी आप उसको यूज करोगे। अभी जो पीछे मैंने बताया था आपको, जैसे दे विल लाफ एट माई आइडिया, पीछे आया था अभी। तो अगर एक्टिव में वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन है, तो पैसिव में भी सेम इसके साथ प्रीपोजिशन होगा, जैसे कि माई आइडिया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट। उसके बाद विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, लाफ का लाफ्ड, लेकिन एट साथ में होगा, लाफ्ड एट बाय देम। ठीक है। शी ऑब्जेक्टेड टू माई प्रपोजल, तो देखो शी ऑब्जेक्टेड के साथ क्या आ रहा है, टू आ रहा है, तो पैसिव में भी सेम होगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट माई प्रपोजल, उसके बाद माई प्रपोजल वॉज। ये सेम गलती कैसे कर सकता हूं मैं दोनों जगह? ठीक है, वॉज, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्टेड, यहां पर टू है तो यहां पर भी टू, ऑब्जेक्टेड टू, उसके बाद बाय हर। द कमिटी हैज लुक्ड इनटू द मैटर, की कमिटी ने इस मैटर में जांच कर ली है जो करनी थी। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ये टेंस अभी कराया नहीं मैंने, परफेक्ट है, लेकिन समझ लो, द मैटर, उसके बाद हैज आता है, फिर बीन आता है। मेन ये समझा रहा हूं मैं कि भाई यहाँ पर भी क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ प्रपोजिशन आएगा ही आएगा, प्रपोजिशन को आप हटा नहीं सकते। ठीक है। द मैटर हैज बीन लुक्ड इनटू बाय द कमिटी। ठीक है। इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव प्लस डब्ल्यू एच, देखो ऐसे सेंटेंसेस जिनको पढ़कर आपको लगे कि वहां पर मतलब एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है,
तो उसको अपन बोल सकते हैं इंटेरोगेटिव, ठीक है, यानी कि प्रश्नवाचक। इंटेरोगेटिव को मैं अपनी तरफ से अगर कहूं तो मैं दो अलग अलग कैटेगरी में बांट सकता हूं। एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसका आंसर आप यस नो में कर सकते हो, यस नो में आंसर आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप उसको यस नो में आंसर नहीं कर पाओगे। जैसे मैं आपसे पूछ लूं, इज योर नेम राहुल, तो अगर राहुल होगा तो आप बोलोगे यस, नहीं होगा तो बोलोगे नो, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आपने यस नो में दे दिया। तो जिसको आपने यस नो में आंसर दे दिया उसको आप सिंपली इंटेरोगेटिव कहोगे, चल जाएगा आपका काम। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज योर नेम, अब आप इसका आंसर यस नो में देके बताओ, अगर आपके अंदर इतना दम है। व्हाट इज योर नेम, क्या क्या नाम है तुम्हारा, इसका आंसर यस नो में नहीं दे सकते। हाँ वो अलग बात है, तुम्हारा नाम ही यस है, मैं पूछूं व्हाट इज योर नेम, तुम बोलो यस, तो वो अलग बात है। लेकिन तुम इसका आंसर यस नो में नहीं दे पा रहे ना, तो इस क्वेश्चन को हम बोलेंगे इंटेरोगेटिव, और साथ में डब्ल्यू एच। ये डब्ल्यू एच क्या है, ये डब्ल्यू एच फैमिली है। एक डब्ल्यू एच फैमिली होती है जिसके अंदर 9 सदस्य होते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है मैंने, ये 9 सदस्य हैं। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर आप यस नो में नहीं कर पा रहे, आप समझ जाना उसके अंदर इनमें से कोई एक ना एक जरूर आ रहा होगा, जरूर आ रहा होगा इनमें से कोई एक, ठीक है। क्या बोला मैंने, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर आप यस नो में नहीं कर पा रहे हो, उनमें आप समझ जाना कि इनमें से कोई एक जरूर आ रहा होगा, और उसको हम क्या बोल देते हैं, इंटेरोगेटिव प्लस डब्ल्यू एच बोल देते हैं। क्योंकि उसमें एक डब्ल्यू एच का वर्ड, यानी कि इस पूरी फैमिली में से कोई एक जो वर्ड है वो यूज हो रखा होगा। जैसे मैंने बोला ना व्हाट इज योर नेम, तो देखो व्हाट आ रहा है, तभी तो आप यस नो में आंसर नहीं दे पा रहे। आप इनमें से किसी को भी उठा लो, क्वेश्चन बना दो, उसका आंसर देखो यस नो में नहीं आ पाएगा। जैसे कि वाई आर यू येलिंग, तुम क्यों चिल्ला रहे हो, दे के दिखाओ यस नो में आंसर, ठीक है। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, यस नो में आंसर दे के दिखाओ। व्हेन विल यू कम बैक, तुम वापस कब आओगे, तो आंसर यस नो में दे के दिखाओ, ठीक है। व्हाट इज योर नेम, आंसर यस नो में दे के दिखाओ। हाउ आर यू, तुम कैसे हो, आंसर यस नो में दे के दिखाओ। नहीं दे पाओगे, कहने का मतलब ये है। तो क्वेश्चन दो तरीके के हो गए, समझ में आ गया आपको, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। ऊपर मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, लिखा हुआ है, इसको देखो ध्यान से। ये रहा, इंटेरोगेटिव क्या होता है, इफ अ क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इन यस और नो, अगर क्वेश्चन को आप यस नो में आंसर कर सकते हो। और इंटेरोगेटिव प्लस डब्ल्यू एच क्या होता है, इफ अ क्वेश्चन कांट बी आंसर्ड इन यस और नो। अभी डब्ल्यू एच क्या है भैया, एक फैमिली है छोटी सी, ठीक है। इस फैमिली के अंदर 9 लोग हैं। हु का मतलब क्या होता है, कौन। हुज का मतलब क्या होता है, किसका या किसकी, किसका या किसकी। विच का मतलब क्या होता है, कौन सा या कौन सी या कौन से। हुम का मतलब क्या होता है, किसे या किसको। ये हमेशा ऑब्जेक्ट का काम करता है और ये हमेशा सब्जेक्ट का काम करता है, ये ध्यान रखना ये दोनों को, कि हु जो है हमेशा सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करेगा, और हुम जो है हमेशा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करेगा। वाई का मतलब होता है क्यों, व्हेन का मतलब होता है कब, वेयर का मतलब क्या होता है कहाँ, व्हाट का मतलब क्या होता है क्या, और हाउ का मतलब क्या होता है कैसा, कैसी या फिर कैसे, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया। अब देखो, आप एक और चीज देखो, ध्यान से देखो, कि इनको मैंने अलग लिखा है, इन चारों को, और इन पांचों को मैंने अलग लिखा है, ठीक है। इसके पीछे रीजन है, रीजन ये है भाई, रीजन ये है कि इनका जो एक्टिव पैसिव बनता है वो अलग तरीके से बनता है, और इनका जो एक्टिव पैसिव बनता है वो अलग तरीके से बनता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा है जो मैं आपको अभी आगे समझाने वाला हूँ, ध्यान से समझते रहना। क्या बोला मैंने, कि इनका जो एक्टिव और पैसिव है वो अलग तरीके से बनता है, और इनका जो एक्टिव पैसिव है वो अलग तरीके से बनता है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे बनता है, ध्यान से देखो। लेट्स मेक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस यूजिंग डब्ल्यूएच फैमिली। तो सबसे पहले मैं आपको ये वाले समझाऊंगा, ये जो अलग तरीके से बनते हैं, हु, हुज, विच और हुम, ठीक है। इसको समझते हैं पहले। तो सबसे पहले समझेंगे हु को। कुछ बताने वाला हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ये कलर रखते हैं, चलो ध्यान से देखना। जब आप, अच्छा अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी आपको पता है अभी हम इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं ना, इंडेफिनिट, ठीक है। इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, हम ये सब पढ़ रहे हैं। तो जब आप हु का एक्टिव बनाते हो तो आप कैसे बनाते हो, सबसे पहली चीज, एक चीज ध्यान से सुनो, कि हु जो होता है वो अपने आप में सब्जेक्ट होता है। मैं आपको समझाता हूं कैसे, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि हु को पता है ना कौन भी कहते हैं और किसने भी कहते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि तुम्हें किसने मारा, मैंने क्या बोला, तुम्हें किसने मारा। किसने का मतलब हु होता है, ठीक है। तुम्हें किसने मारा, यानी कि हु बीट यू, तुम्हें किसने मारा, ठीक है। अब जब आप आंसर करोगे आप बोलोगे कि मुझे रमेश ने मारा। अगर मैं बोल रहा हूं तुम्हें किसने मारा, यानी कि वो जो मारने का काम किया है वो वही तो है जो जो मेरा किसने है,
असल में मुझे नहीं पता कि कौन है, लेकिन वही जो किसने है वही तो असल में सब्जेक्ट है, कि तुम्हें किसने मारा। किसने को अगर आप एक ब्लैंक समझ लेते हो तो वही ब्लैंक में जो व्यक्ति आएगा वही तो काम कर रहा है, वही तो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है कि तुम्हें किसने मारा, तो वही जो किसने है वही सब्जेक्ट है। क्योंकि आप इसी किसने का आंसर क्या दोगे कि मुझे रमेश ने मारा, तो आपने इस किसने का आंसर रमेश से दिया। तो अगर आपके लिए रमेश सब्जेक्ट है तो मेरे लिए जो मेरा किसने है वही सब्जेक्ट है। यानी कि आप इसको ऐसे समझो कि जो हु होता है वो अपने आप में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि जब भी आप देखो, आप हु से जब भी कोई सेंटेंस बनाते हो तो ये कंफर्म है कि मतलब इंटेरोगेटिव तो है वो, ये भी। आप देखो थोड़ा सा और चीज़ों को मैं थोड़ा सा आपके लिए आसान कर देता हूँ। देखो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जब आप हु से सेंटेंस को बनाओ तो हमेशा वो क्वेश्चन ही बने। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे कि मैं बोलूँ दिस इज द बॉय हु वॉज रनिंग इन द गार्डन, ये लिखा मैंने, दिस इज द बॉय हु वॉज रनिंग इन द गार्डन। तो आप अच्छे से जानते हो कि यहाँ पर जो हु है वो प्रश्न नहीं पूछ रहा, ये मैंने प्रोनाउन में समझा रखा। अगर आप मेरी क्लासेस को देखते हो तो दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है, हु वॉज रनिंग, जो भाग रहा था गार्डन में। तो यहाँ पर जो हु है वो क्या कर रहा है, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, रिलेट कर रहा है कि भाई लड़का वही है जो भाग रहा था। ठीक है, तो हु क्या कर रहा है, दोनों को रिलेट कर रहा है। तो हु यहाँ पर क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। हु यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा है। ठीक है, इस चीज को समझ जाओ, तो कंफ्यूज मत हो जाना जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ हु की बात कर रहा हूँ। जब हु से क्या पूछते हैं, हम क्वेश्चन पूछते हैं। हु को यूज करोगे क्या करने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसको आप कैसे बनाओगे, उसका जो रूल होता है वो आप ध्यान रखना हमेशा, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या पास्ट इंडेफिनिट हो या फ्यूचर इंडेफिनिट हो या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो या पास्ट कॉन्टिन्यूस हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, कोई सा भी हो, ध्यान रखना इनका जो अफर्मेटिव का रूल होता है, इन सब का, प्रेजेंट के जितने भी टेंस है इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट, पास्ट के जितने भी हैं इंडेफिनिट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर के जितने भी हैं इंडेफिनिट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जितने भी हैं उन सब का जो अफर्मेटिव का रूल होगा, अफर्मेटिव का रूल, उस अफर्मेटिव के रूल में सबसे पहले आपको पता है सब्जेक्ट ही होगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, उस सब्जेक्ट को हटाकर उसकी जगह पर आपको हु लिख देना है और बाकी सब कुछ आपको सेम रखना है। जैसे मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, जैसे अभी आपने रूल देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, पीछे अभी मैंने लिखवाया था एक्टिव का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये था। अब मैं आपसे कहता हूं कि मुझे ना प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस बनाना हु को यूज करके, तो उसका रूल क्या होगा, मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो भी आप बनाना चाह रहे हो, जो भी टेंस हो, उसमें सिंपली आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को हटा देना है और इसी की जगह पर आपको क्या लिख देना है, हु लिख देना है और यहाँ पर लास्ट में जाके क्वेश्चन मार्क लगा देना, बस ये हु का एक्टिव का रूल बन जाएगा। ठीक है, अब मैं आपसे ऐसे कहता हूं कि पास्ट इंडेफिनिट का जो रूल होता है एक्टिव का, वो क्या होता है, अभी पीछे लिखा मैंने, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव, ये होता है। मैं आपसे कहता हूं कि मुझे पास्ट इंडेफिनिट को हु से बनाना है, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव को हु से बनाना है, तो सब्जेक्ट को हटाकर आप क्या कर दोगे, हु लगा दोगे और यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, खत्म। यानी कि जो हु वाला बनता है सेंटेंस वो हमेशा कैसे बनता है, अफर्मेटिव के रूल से बनता है, वो कभी भी इंटेरोगेटिव के रूल से नहीं बनता, ध्यान रखना। हु का जो एक्टिव बनता है वो हमेशा कैसे बनता है, अफर्मेटिव के रूल से, अफर्मेटिव के रूल से, अफर्मेटिव के रूल से। अब चाहे वो कोई सा भी टेंस हो, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की अगर बात करूं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का जो अफर्मेटिव का रूल होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपने थोड़ा टेंस पढ़ा हो तो ये होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या है, एक्टिव है, किसका एक्टिव है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। मैं आपसे कहता हूं कि मुझे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के एक्टिव में हु का बनाना है, तो आप क्या करोगे, सब्जेक्ट को हटाकर यहाँ पर हु लिख दोगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यानी कि हु से जब भी आप सेंटेंस बनाओगे तो आप क्या करोगे, जो भी वो टेंस होगा तो उसका जो भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव का, अफर्मेटिव की बात कर रहा हूं, वहां से आप सब्जेक्ट को हटाओ और हु को लगा दो, क्योंकि हु अपने आप में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जो जनरल रूल होता है हु का एक्टिव बनाने का वो क्या होता है, वो ये होता है, देखो हु आ जाएगा, हु के साथ क्या आ जाएगा, या तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा या वर्ब जो भी आएगा, ये डिपेंड करता है आपके टेंस पे। और ये रूल कौन सा होगा, अफर्मेटिव का होगा। मैंने आपको क्या बताया कि ये जो रूल होगा ना, ये हमेशा उस टेंस का अफर्मेटिव का रूल होगा, जो भी टेंस आप बना रहे हो उसका अफर्मेटिव का रूल होगा, बस उसमें क्या करना है, सब्जेक्ट की जगह पर ये लिख देना है और बाकी सारा अफर्मेटिव का रूल एज इट इज रहेगा, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब और साथ में ऑब्जेक्ट। पैसिव कैसे बनता है, पैसिव का सेट पैटर्न है, पैसिव में कुछ चेंज नहीं आएगा। पैसिव जो होता है वो आपका इंटेरोगेटिव से ही बनता है, वो अफर्मेटिव से नहीं बनता। पैसिव में सबसे पहले क्या आ जाएगा, बाय होम, उसके बाद जो भी आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है वो लगाओ। ठीक है, ये बनता है इंटेरोगेटिव से, ध्यान रखना।
इंटेरोगेटिव के रूल से। जैसे हु वाला तो किससे बन रहा है, अफर्मेटिव के रूल से बन जा रहा है, हालांकि है इंटेरोगेटिव लेकिन बन रहा है अफर्मेटिव के रूल से। लेकिन जो इसका पैसिव है वो इंटेरोगेटिव के रूल से ही बनेगा। जो उस टेंस का इंटेरोगेटिव का रूल होगा, उस टेंस का पर्टिकुलर टेंस का जो इंटेरोगेटिव का रूल होगा उस रूल से बनेगा। अभी समझाऊंगा कैसे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बाय हुम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो भी आपको लगाना है, उसके बाद नहीं सॉरी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। या फिर इसको बनाने का एक और तरीका है, आप बाय हुम में से होम को अलग कर दो, फिर वही हेल्पिंग वर्ब सेम, उसके बाद वही ऑब्जेक्ट सेम, वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम, और इस बाय को उठाकर आप कहाँ ले आओ, लास्ट में अकेला कर दो उसको, तो ये भी ठीक है बिल्कुल, ये आपका बन जाएगा पैसिव, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ आपको, ध्यान से समझना, यहां पर समझाता हूँ, आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है। तुम्हें कौन जानता है, ये लिखा मैंने, तुम्हें कौन जानता है। क्या लिखा मैंने, तुम्हें कौन जानता है, ठीक है। अब आप देखो, आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर कौन आ गया, यानी कि कौन का मतलब हु है। मैं आपसे कहता हूँ आपको इसका एक्टिव और पैसिव दोनों बनाना है, तो कैसे बनाओगे आप अच्छे से जानते हो कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। टेंस में मैं आपको समझाऊंगा, ता है, ती है, ते है लास्ट में आता है, और ये प्रेजेंट डेफिनेट है। तो मैं आपसे कहता हूँ इसका एक्टिव बनाओ और इसका पैसिव बनाओ, ठीक है, एक्टिव और पैसिव। आपको टेंस मैंने बता दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मैंने बता दिया आपको प्रेजेंट डेफिनेट है। अब आपको इसका एक्टिव और पैसिव दोनों बनाना है। तो आपको मैंने क्या बताया, जब भी हु से आप बनाते हो, तो हु का जब आप एक्टिव बनाते हो, क्या बोला मैंने, हु का जब आप एक्टिव बनाते हो तो वो हमेशा उस पर्टिकुलर टेंस के अफर्मेटिव के रूल से बनता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव का रूल होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसका अफर्मेटिव का रूल है, तो जो आपका एक्टिव बनेगा हु वाला, वो इसी अफर्मेटिव के रूल से बनेगा, बस आपको सब्जेक्ट की जगह पर हु लगा देना होता है। तो बनाओ जरा एक्टिव, तो सबसे पहले हु आ जाएगा, हु के बाद क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखो काम क्या हो रहा है, जानने का, यानी कि नो, हु नो, ठीक है। अब बारी आती है एस के बॉक्स बॉक्स को ओपन करने की। यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो आपको मैंने अभी बताया था, जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो बॉक्स आपका खुल जाता है। तो आपसे मैं कह रहा हूं कि हु जो है वही सब्जेक्ट है, तो यानी कि थर्ड पर्सन है। क्यों, क्योंकि आई, वी और यू को छोड़कर सब थर्ड पर्सन है, तो हु थर्ड पर्सन है। और इस ताहे को देखकर पता लग रहा है कि मैं एक की बात कर रहा हूं। तुम्हें कौन जानता है, ताहे मतलब एक, ते है मतलब एक से ज्यादा, ठीक है। तो यानी कि सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन भी है, सिंगुलर भी है, तो मतलब ये बॉक्स जो है वो खुल गया। अब देखो लास्ट में क्या आ रहा है, वर्ब के डब्ल्यू। अगर वर्ब के लास्ट में एस, एच, ओ, एक्स या जेड आता तो ई एस लगाते, लेकिन नहीं है तो क्या लगा देंगे, एस। तो हु नोज, उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, किसे जानता है, तुम्हें, तो तुम्हें यानी कि तुम ऑब्जेक्ट हो, तो मतलब यू, हु नोज यू। ये देखो मैंने किससे बनाया, अफर्मेटिव के रूल से बनाया पूरा का पूरा, लेकिन है ये इंटेरोगेटिव, ठीक, यानी कि प्रश्नवाचक है। अब मैं बात करता हूं पैसिव की। तो मैंने क्या बताया, पैसिव जो बनेगा वो आपका बनेगा इंटेरोगेटिव के ही रूल से। इंटेरोगेटिव का पर्टिकुलर जो टेंस होगा, जैसे अभी मैंने आगे लिखवाया था, यहां पर देखो सबसे पहले क्या है, देखो बाय हुम है ना, ये बाय हुम, यहां पर अलग से मैं लिखता हूं, देखो बाय हुम, ध्यान से समझना, बाय हुम प्लस यहाँ पर क्या है, देखो हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर डिपेंड करता है कि टेंस क्या है। तो मुझे पता है कि टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, पैसिव में, मैंने पीछे बताया था अभी, इज एम आर, पैसिव में आता है। प्लस यहाँ पर क्या है, देखो ऑब्जेक्ट, तो सेम लिखो ऑब्जेक्ट, ये डिपेंड करेगा आपके टेंस पे। प्लस ऑब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर लिख दो वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो इंटेरोगेटिव का रूल है, देखो ध्यान से भाई, इंटेरोगेटिव का प्रेजेंट इंडेफिनिट का, आप मुझे बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव जो होता है वो यही तो होता है। बस यहाँ पर क्या होता है, बाय होम की जगह पर ऑब्जेक्ट लगा दो, ऑब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, आगे क्या आ जाता है, बाय और सब्जेक्ट आ जाता है, ये आ जाता है। लेकिन असल में जो बाय और सब्जेक्ट है वो पहले आ गया यहाँ पर, ठीक है, समझ गया मेरी बात, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर चला गया। तो थोड़ा सा हमने रूल को चेंज किया है, ये रूल आपको याद रखना है। सबसे पहले बाय होम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, डिपेंड करता है आपके टेंस पे, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा ऑब्जेक्ट आपका, यहाँ पर आ जाएगा आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट हट जाएगा क्योंकि वो यहाँ पर आ चुका ऑलरेडी, ठीक। समझ रहे हो ध्यान से कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। इंटेरोगेटिव का रूल वैसे होता क्या है, पैसिव का, प्रेजेंट डेफिनेट का, तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है प्लस इज एम आर होता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट ही होता है। तो हमने इसमें क्या किया, बाय और सब्जेक्ट को यहाँ पर ले जाके लगा दिया है, ठीक है। और
इज एम आर को अपनी जगह पर रखा है, मतलब इसको वहाँ पर उठाकर हम लोग ले आए हैं और इसको उठाकर हम लोग कहाँ पर ले गए, यहाँ पर ले गए। तो आपको इतना उलझने की जरूरत नहीं है, आप ये रूल याद रखो बस ये। बस इसमें आपको एक चेंज करना है, वो क्या किसको करना है, इसको हेल्पिंग वर्ब को, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को आपको चेंज करना है टेंस के हिसाब से। तो बनाओ जरा इसका पैसिव। तो पैसिव में सबसे पहले क्या आ जाएगा, बाय हुम। उसके बाद इज एम आर में से एक आएगा, लेकिन वो आता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। अभी मैंने आपको बताया था कि पैसिव में जो आपका हेल्पिंग वर्ब आता है वो आता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। तो अब आपका ऑब्जेक्ट क्या था, यू था। यू आपको पता है सेकंड पर्सन है, तो यू के साथ हमेशा क्या था, आर आता है। तो बाय हुम आर, ठीक है। अभी आप एक गलती करोगे, देखना, बाय हुम आर, उसके बाद देखो ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू का यू रहेगा, बाय हुम आर यू। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नोन, नो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, नोन। क्वेश्चन मार्क। अब आप कहोगे सर बिल्कुल ओके है, बिल्कुल सही बन गया, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आपने गलती कर दी। अभी मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर नो जब भी आता है, नोन जब भी आता है, तो पैसिव में बाय नहीं आता, हमेशा क्या आता है, टू आता है। तो यहाँ पर भैया, यहाँ पर आपने जो लिखा है ना बाय हुम, ये बाय हुम नहीं होगा, ये क्या होगा, टू हुम होगा, ठीक है। तो हु नोज यू का क्या बन जाएगा, टू हुम आर यू नोन। क्या बन जाएगा, टू हुम आर यू नोन। या फिर मैंने क्या बताया था एक रूल, कि इस बाय को यहाँ से हटाकर लास्ट में ले जाओ, बताया था। तो कैसे बन जाएगा, हुम सबसे पहले, उसके बाद आर, उसके बाद यू, उसके बाद नोन, उसके बाद लास्ट में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टू। बाय की जगह पे यहाँ पे बेसिकली टू आएगा ना, तो ये आ जाएगा लास्ट में, हुम आर यू नोन टू, या फिर टू हुम आर यू नोन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर बस पैसिव में चेंज किस में आएगा, इसमें आएगा, जो टेंस होगा उस पर डिपेंड करेगा। एग्जाम्पल देखो, हु टीचेज यू, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का रूल है ना, देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट, बस सब्जेक्ट की जगह पर क्या है, हु है, ठीक है। तो हु टीचेज यू, तो उसका पैसिव कैसे बनेगा, देखो सबसे पहले क्या आ जाएगा, बाय हु, ये आ गया बाय हु। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करता है टेंस पे, तो टेंस आपको पता है प्रेजेंट डेफिनेट है, तो उसमें क्या आता है, इज एम आर। तो बाय हुम, उसके बाद इज एम आर में से एक लगाना है, लेकिन वो लगाना है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, यू, यू के साथ क्या आता है हमेशा आर, तो बाय हुम आर। उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कौन है, यू, तो यू का क्या आ जाएगा, यू। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, तो बाय हुम आर यू टॉट। या फिर इसको कैसे बना सकते थे, ऐसे, हुम आर यू टॉट बाय, हुम आर यू टॉट बाय को लास्ट में ले जाएंगे, ठीक है। हु गेव यू मनी, वर्ब की सेकंड फॉर्म है गेव, यानी कि क्या ये पास्ट इंडेफिनिट है। देखो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का रूल है ये, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना अफर्मेटिव का रूल। अभी पीछे देखा था आपने। तो हु का जो एक्टिव बनता है वो तो हमेशा अफर्मेटिव के रूल से ही बनता है, यही मैं आपको समझा रहा हूं। पैसिव बनाओ, तो पैसिव में सबसे पहले क्या आ जाएगा, बाय हुम, तो देखो बाय हुम आ गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ये डिपेंड किस पे करता है, टेंस पे। टेंस पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में क्या आता है, वाज वर्ब अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कौन है, यू, तो यू के साथ हमेशा क्या आता है, वर्ब, तो लगा दिया हमने वर्ब। उसके बाद वही ऑब्जेक्ट मांगा है, देखो रूल में ये रहा ऑब्जेक्ट, तो हमने लगा दिया ऑब्जेक्ट यू, तो बाय हुम वर यू, ठीक है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन, सॉरी गिव नहीं गिवन, बाय हुम वर यू गिवन, जो बच जाए उसको लास्ट में लिख दो, क्या बच गया, मनी, मनी, बाय हुम वर यू गिवन मनी, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया, ऐसे भी बना सकते थे, इस बाय को यहां पर ले जाके, हुम वर यू गिवन मनी बाय, ठीक है। हु विल विन दिस ट्रॉफी, देखो फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का रूल है ये, कैसे, देखो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, अफर्मेटिव का रूल होता है। उसके बाद देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपका क्या, ऑब्जेक्ट। तो मैंने क्या बताया, हु का एक्टिव जो होता है वो तो अफर्मेटिव के रूल से ही बनता है। पैसिव देखो सबसे पहले क्या आ जाएगा, बाय हुम, लगा दिया हमने बाय हुम, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करता है टेंस पे, टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, विल शैल ही आता है, तो लगा दिया हमने विल, क्योंकि ये आता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका, ये है ना, ये दिस ट्रॉफी, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन क्या आता है, विल आता है, तो बाय हुम विल। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ये रहा दिस ट्रॉफी, तो बाय हुम विल दिस ट्रॉफी। उसके बाद क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं, देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगता ही है, लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट में आपने अभी पीछे पढ़ा कि बी आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले, तो हमने लगा दिया बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉन, तो बाय हुम विल दिस ट्रॉफी वी वॉन। हु अनॉयज यू, फ्यूचर देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है ना अफर्मेटिव का रूल, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये एस और ये क्या आ गया आपका, ऑब्जेक्ट आ गया। पैसिव कैसे बनेगा, सबसे पहले बाय हुम, ये आ गया आपका बाय हुम। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, तो टेंस प्रेजेंट डेफिनेट है, तो इज एम आर आता है, इज एम आर आता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका यू है, तो यू के साथ क्या आ गया, आर, तो बाय हुम आर। उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट यानी कि यू, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या आ जाएगा, अनोइड, बाय हुम आर यू अनोइड। या फिर कैसे बना सकते थे, ऐसे, हुम आर यू अनोइड बाय को लास्ट में जाकर। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। क्लास लंबी हो गई, ठीक है, तो आज की क्लास में इतना रखते हैं।
बाकी कल की क्लास में हम इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे पूरे टॉपिक को। तो अच्छे से आप पढ़ते रहो, ठीक है। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहो। जो जो आपको समझ में नहीं आता है, जो भी आपको दिक्कत आती है टॉपिक में, वो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगा आंसर करने की। और इसी तरीके से आप पढ़ो। मैं आपसे मिलूंगा कल नेक्स्ट वीडियो में एक्टिव पैसिव के, ठीक है। कल कोशिश रहेगी मेरी ख़त्म करने की, क्योंकि मुझे पेपर से पहले यानी कि 14 से पहले मुझे नरेशन भी करवाना है, ठीक है। तो आप इसी तरीके से पढ़ते रहो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए